My name is Dakshdeep. I lead the product management and transformation for this organization. Somewhere approximately total experience counting up to 17 years. के कॉलेज के बाद फर्स्ट जॉब कैसे हैपन हुई एंड हाउ डिड इट चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर दिस इंडस्ट्री? And this is I think 2008 में recession came in and we were all on bench. Honestly never aimed for IIMs, didn't even give the exam for IIM side पे. जब आपने कॉलेज में थे आपने कभी कुछ फिगर आउट किया था कि जहाँ आज आप हो वहाँ तक पहुँचना है और ये आपका कुछ एम था? Zero. जब आपकी अब जॉब लगी तो क्या वो सैलरी मिली जो एक्सपेक्टेड थी? जो इनिशियल टाइम ऑफ द करियर है दे शुड आइडियली फोकस ऑन लर्निंग द मोस्ट आउट ऑफ इट. मैं आपके अंदर के जो एक SVP है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उससे बात करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हम अब थोड़ा सा ना लीडरशिप के ऊपर और लर्निंग के कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं. हाउ डू यू एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म अ गुड प्रोडक्ट एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव अ जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम? हर प्रोडक्ट का आइडिया जब किसी के दिमाग में आता है ना उसको लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है. हाउ डू यू टेस्ट द वाटर्स? आप हमारे पास ना एक बड़ा चैलेंज आया कि यार ये हम लोगों तक पहुंचाएं कैसे. कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई प्रोडक्ट बनाया जो उससे एक्सपेक्टेशन थी वो वैसा परफॉर्म नहीं किया. हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? पे बहुत सारा प्रेशर है, ठीक है, यू कैन नॉट क्विट ऑब्वियसली. सो what advice do you have for me or for the audience कि यार वो एक बहुत स्ट्रेसफुल प्रेशर वाली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? क्या आप अब उस पोजीशन पे हो जहाँ आप बोल रहे हो कि यार पैसा इनफ है? एक लंबी सांस लेके बैठ जाओ. वेलकम दक्ष. थैंक यू. बहुत बहुत स्वागत है आपका. सो फाइनली हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि आप फाइनली आ पाए और आपने मेरे को टाइम दिया अपना. प्लेजर इज माइन यार. नहीं यार, प्लेजर इज माइन एक्चुअली. तो एक बार अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए. अब बताइए आप कौन हैं एंड प्रोफेशनली थोड़ा आप अभी कहाँ हैं और आज के पॉडकास्ट में लोगों को क्या लुक फॉरवर्ड करना चाहिए कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका कॉलेज कैसा था, आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस में क्या क्या कर रखा है, तो थोड़ा सा वो बताएं. Sure. So, I have been somebody who looks up to sincerity rather than being serious in life. My name is Dakshdeep. I work with a company named People Strong. I lead the product management and transformation for this organization. Somewhere approximately total experience counting up to 17 years. Been in HR, then in HR tech. Never wanted to be in HR. Coincidentally landed up in HR. शुरू से सोचा था कि मतलब ये क्लियर होता था मुझे कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और फिर मुझे MBA करना है. बट MBA में जब भी सोचता था मुझे लगता था सेल्स एंड मार्केटिंग ही है. बट आई थिंक कई बार चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, आई थिंक टाइम से आपके कंट्रोल में होता नहीं है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन एंड थिंग्स दैट हैव वर्कड फॉर मी इज़ टू लिव इन द मोमेंट. जो है उस पर अपना एफर्ट डालो, उसे करो. बाकी आई थिंक पाथ हमेशा बन जाता है. एंड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है. वी ऑलवेज ट्राई एंड लुक अप टू के फ्यूचर कैसा रहेगा, एंड वी ऑल ऑफ अस ट्राई टू कंट्रोल दैट इन अ बिग टाइम, इन अ बिग वे. बट आई थिंक वो कभी भी ना पॉसिबल हो नहीं पाता है. बट अगर आप आगे जाके, अगर मैं आज जाके अगर अपने पिछले 17 साल देखूंगा ना काम के, देन आई विल बी एबल टू लिंक एवरीथिंग आउट ऑफ इट. मुझे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं मिलेगा जो मुझे लगा कि बिल्कुल ही डिस्प्लेस्ड है. आई विल बी एबल टू ईजिली लिंक इट आउट. एंड आई थिंक दैट इज हाउ आई हैव बीन यार. All this while never been a studious student, have been an average going kid from school days. अब एवरेज का डेफिनेशन है 70 to 80% वाले नंबर आना, क्योंकि कम लाओ तो फिर घर वालों से गालियाँ भी पड़ती हैं. तो बट आई थिंक दिस इज हाउ आई हैव बीन. स्कूल में, इंजीनियरिंग में, MBA में, आई थिंक माई फोकस हैज़ बीन मोर ऑन बिल्डिंग नेटवर्क, नोइंग पीपल, मेकिंग फ्रेंड्स. And study I always feel is one of the aspects in life and not the only aspect in life. And the same goes for job as well. But I think that's the basic way on how I've been. तो शुरू से स्टार्ट करते हैं दक्ष. चाइल्डहुड कैसा था? मतलब आप जैसे आप बता रहे हो आप स्टूडियस स्टूडेंट नहीं थे, बट स्टिल
आप आज जहाँ बैठे हो वो ऐसे तो है नहीं कि फेल हो गए और डिग्री नहीं है तो बैठे हो, है ना, कुछ तो किया लाइफ में जो अच्छा है, है ना। ये हो सकता है कि आज के टाइम पे जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं कि 90% से नीचे आएंगे तो कुछ नहीं, और 90% से ऊपर आएंगे तो बच्चे को ये भी लेके देंगे वो भी लेके देंगे। आई डोंट थिंक सो यू वर दैट काइंड ऑफ गाय। नहीं यार, मुझे लगता था अगर मैं ऐसे ही करता तो कभी मुझे कोई मिलता ही नहीं। तो होता था ऐसे। वो बड़ी बार मतलब मुझे याद है, ये मेरे इंजीनियरिंग टाइम की बात है, नहीं आई थिंक 11th-12th उस टाइम पे एक्चुअली ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो कोई ना कोई आपका पड़ोसी होता है जो काम खराब कर रहा होता है। शर्मा जी का बेटा। हाँ, वो शर्मा जी का बेटा ना। तो मेरे यहाँ पे 2 होते थे, एक मेरे घर के एक नेबर्स होते थे, दैट टाइम वी यूज्ड टू स्टे इन रोहिणी। तो मेरे जो इमीडिएटली नेबर्स होते थे उनकी बेटी होती थी एंड शी यूज्ड टू बी अ टॉपर। तो एक मुझे वो हमेशा बोला जाता था, एंड आई थिंक एज ग्रुप वाज, आई थिंक शी वाज 1 year यंगर टाइप्स। बट चाहे मैं 12th में होता था, उसके 11th के नंबर मेरे 12th से कंपेयर करे जाते थे। एंड ग्राउंड फ्लोर पे नीचे इन द सेम बिल्डिंग एक लड़का यूज टू बी देयर, परमजीत आई थिंक वाज हिज नेम। एंड कोइंसिडेंटली उसने जब भी पेपर देने, वो भाई IIT भी है, IIM भी है उसके बाद, तो नाउ ही इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर समवेयर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी, बट आई थिंक मुझे बहुत गाली पड़ी है उस चक्कर से। बट मुझे इसलिए लगता था कि यार इट इज़ बेटर टू बी, कि यार मैं ना मम्मी पापा को कभी ना बोलूँ कि यार मैं ये करूँगा तो मुझे साइकिल दे देना, ये करोगे तो गाड़ी दे देना। मुझे लगता है ठीक है, मिल ही जाएगी यार। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है आपको ना छोड़ देनी चाहिए, उम्र के साथ आपको पेरेंट्स आपके दे ही देते हैं। मोबाइल फ़ोन मुझे कभी मांगना नहीं पड़ा, बट मेरा हॉस्टल में एडमिशन हुआ तो मम्मी पापा बात कैसे करेंगे, फ़ोन आपको मिलेगा। ठीक है, उस टाइम पे इतने कोई अमेजिंग फ़ोन भी नहीं होते थे, आपको बैठ के एक फ़ोन मिल जाए जिसमें अच्छे से आप मैसेज कर सको। कौन सी ईयर की बात है ये, हॉस्टल आप कब स्टार्ट किया? 2003। ओके। तो मेरा वो नोकिया का 2200 था मेरे पास, ब्लू कलर का फ़ोन पहली बार आया था, वाइट लाइट वाला, और गेम आपको खेलने के लिए स्नेक ही मिलती थी उस पर। तो बट दैट इज़ हाउ इट वाज यार। आई थिंक फ्रॉम माई स्कूल टाइम मेरे मदर टीचर थे, एंड आई वॉज इन द सेम स्कूल। तो मुझे कभी भी इतना मिस्चीवियस होने का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि मेरा PTM रोज़ ही हो जाता था। अगर ज़्यादा शोर में जाओ तो अगले दिन मम्मी को पकड़ लेते, बोल देते आपका बेटा ये कर रहा है। तो पर यार ये तो बहुत टफ है ना कि टीचर हैं मम्मा जिस स्कूल में, उसी स्कूल में आप हो, आपकी शिकायत तो एकदम यार एक्चुअली शुरू से ही रहा। तो ना मुझे कभी ऐसा लगा नहीं जेन्युइनली कि अलग है, क्योंकि मुझे लगा कि यार यही है, बल्कि मुझे लगता था बाकी बच्चों की मम्मी है नहीं, उनके लिए कितना मुश्किल है। अलग से एक दिन PTM के लिए आते हैं, वो भी छुट्टी वाले दिन, मुझे लगता है सोने को तो मिलता है। तो बट आई थिंक दिस इज हाउ थिंग्स वर यार। तो स्कूल टाइम में मैंने थोड़ा बहुत फन ज़रूर किया है, पीरियड बंक किए हैं, छुट्टी मतलब पीरियड बंक करके वॉशरूम में बैठ के लूडो भी खेला है, वॉशरूम में दिवाली के टाइम में पटाखे भी फोड़े हैं। कोशिश करिए मेरा नाम ना आए, एक आध बार आया भी है। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, हम PT पीरियड में फुटबॉल खेल रहे थे, तो एंड पेनल्टी कॉर्नर लेना था स्कूल की बैक साइड पे, देयर यूज्ड टू बी अ नाला गटर जिसको कुछ भी बोलो, तो वो होता था। तो आई केम इन, मेरे को पेनल्टी शूट आउट लेना था। मैंने जूते ना अटका रखे थे, वो पीछे से नीचे की तरफ होकर के सिर्फ पैर अड़ाया हुआ था। तो मैं पेनल्टी किक आउट के लिए भागा, वो जूता उड़ के नाले में चला गया। एंड वो दिन था जिस दिन मैं नंगे पैर घर गया। एंड मतलब जनकपुरी से वो इट यूज्ड टू टेक 1 hour, क्योंकि जनकपुरी में स्कूल होता था एंड रोहिणी में रहता था। तो ऑल थ्रू आउट आई थिंक वो एक अमेजिंग, बट ऐसे और इंसिडेंट्स हैं यार। गाड़ी की छत के ऊपर चढ़ के मूली वाले से मूली लेना, पता चलना बाद में प्रिंसिपल की गाड़ी है, उसके बाद डांट भी पड़नी कि छत नीचे हो गई। तो बट आई थिंक मेरा स्कूलिंग इज मोर और लेस दिस वे यार। मुझे फर्स्ट टाइम आई थिंक इंडिपेंडेंस मिला। आप स्टूडेंट लाइफ के लिए वो इंडिपेंडेंस होता है जब आप घर वालों से दूर जाते हो। तो पर उससे पहले स्कूलिंग में जैसे आप बता रहे हो आप इतना कुछ कर रहे थे, तो मतलब फ्रेंड्स बढ़िया थे आपके? हाँ, फ्रेंड्स बढ़िया था। मैं एक्चुअली 4-5 लोगों का ग्रुप होता था। तो हम वो 4-5 में खुश होते थे। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में, राइट? अग्रीड। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ यार। तो ना हमें ना जब 10th में आते तो आपके पास उसके बाद 11th-12th में आपको सिलेक्ट करना होता है, बायो लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, तो आपके सेक्शंस अलग होते हैं। तो हम फ्रेंड्स को ना वी ऑलवेज वांटेड टू बी इन द सेम सेक्शन। और कोइंसिडेंटली ये था कि बायो की क्योंकि बच्चे कम होते थे तो सेक्शन 1 था, वो बायो और कंप्यूटर साइंस मिक्स होता था, और 2 और सेक्शन होते थे जो कंप्यूटर साइंस के होते थे, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु यूज्ड टू पिक अप कंप्यूटर साइंस। बायो में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था। तो जब हमें पता चला कि सेक्शन डिवाइड होंगे एंड देयर वाज अ रैंडम डिवीजन, तो हमें नहीं पता था कि कैसे हमारा जाएगा, कि हम किस सेक्शन में जाएंगे। तो हम सब ने बायो ले ली। अच्छा। तो हमने बोला हम बायो लेंगे। हमने 1 महीना बायो पढ़ी,
एंड उसके बाद हम चारों पांचों ने हमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम चारों पांचों ने उस पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें बायो समझ नहीं आ रही। तो फिर हमें समझा बुझा के बोला कि अच्छा आपको मूव कर देते हैं, बट दैट वाज वन बिग एम टू से कि वो हमें लगा बहुत अचीवमेंट हो गई, हम पांचों इकट्ठे रह गए। देन वी वर इन द सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन अब आप बदल नहीं सकते हो, क्लासेस अलग हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज साथ Just because साथ रहना था। अच्छा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी चालाकी कर लेते हैं। तो बट हाँ यार, आई थिंक मेरे पास फ्रेंड्स हैव प्लेड अ की रोल, एटलीस्ट स्कूल टाइम में, मोर फ्रॉम अ फन पर्सपेक्टिव। मैंने इंजीनियरिंग करी, अगेन इंजीनियरिंग में भी आई यूज्ड टू बी समबडी यूज्ड टू गेट अ 72% odd. The idea was again to enjoy that time period, because आप घर से इतने टाइम बाद, आप 17 साल की उम्र में जनरली आप स्टार्ट करते हो, राइट? हाँ। तो आप जब ज्वाइन करते हो तो एक्चुअली उस टाइम आपको लगता है यार पेरेंट्स से फर्स्ट टाइम आप दूर गए होते हो। सो उस टाइम पे यू गेट टू फील कि यार मैं जो चाहूँ वो कर लूँगा, बट ऑब्वियसली आपके ऊपर एक कॉस्ट प्रेशर होता है कि पॉकेट मनी तो उतनी मिलनी है, हर महीने रिचार्ज भी होना है फ़ोन का। उस टाइम प्रीपेड रिचार्ज ही होता है, पोस्ट पेड तो हमें लगता था बड़े महंगे हैं। तो प्रीपेड रिचार्ज भी होना है, बट घर वालों का हमेशा इनकमिंग आना, वो भी फ्री। तो ये भी होता था कि क्वेश्चन पैसे कहाँ गए कहाँ वो जो 350 रुपये थे वो उड़े कहाँ। तो ठीक है, बट चलो वो आई थिंक चले जाते हैं आगे पीछे, दोस्तों से बात करने में हम नए दोस्त बनाते हो तो हाँ उड़ जाते हैं। बट आई थिंक यार कॉलेज में आई थिंक दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट फॉर मी। स्पेशल थैंक्स टू माई रूममेट हु मेड मी where I am today in terms of confidence, in terms of the outlook in the entire world which I face on a day-to-day basis. यार मतलब मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मेरे घर में ब्रेड कहाँ से आती है। मेरे कपड़े पापा को मैं बोल देता था कि मुझे जीन्स चाहिए, ये कमर का साइज़ है, दैट इज़ इट। और वो जीन्स आती थी। मतलब मैं जीन्स बोलो, आप उसे एनी क्लॉथ, आई मीन यू टॉक अबाउट इवन माई अंडर गारमेंट्स, वो भी मुझे नहीं पता था कहाँ से आते हैं, वो मैंने बोले हैं और वो आए हैं। So, but I think from that perspective, till the date where I am, wherein I am able to manage out things independently, drive communications or forums at a different level altogether, I think my friends have played a key role. Few of them, Jaggi is my roommate, Tapesh owns an organization today, Qualsys. Then there used to be a senior named Sohail, he's an IPS posted in Pune. Wow. So I think they've played a big role in terms of making me or giving me that confidence or making that change in perspective in my life. कि जब आप बाहर आते हो घर से तो आपको कितना कुछ खुद से करना पड़ता है, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको लाइफ सस्टेन करनी है। आई थिंक दैट इज़ वेयर थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। मतलब ऑन अ कैजुअल साइड, इवन अगर आप कभी मेरा फोटोग्राफ देखो फ्रॉम अ स्कूल पर्सपेक्टिव और फ्रॉम एन इंजीनियरिंग साइड ऑफ इट, यू विल सी माई स्टाइल्स ऑफ टर्बन ऑल्सो चेंज द बिग टाइम। तो मेरा सर्कल जो रहा वो टिपिकली अमृतसर, जलंधर, यहाँ से सब लोग रहे। तो आई थिंक वो मुझे वो हैबिचुअल मैं उसी टाइम पे हुआ। तो मेरा ओवरऑल लाइफस्टाइल, एक दिल्ली पंजाबीइट एंड एन अमृतसरी पंजाबीइट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस in terms of the way you speak Punjabi, in terms of you carry yourself, your style of turban, your style of dressing. I think all that got impacted, not even me as a person, ideally, but everything got changed. Sorry. So I think उस टाइम के बाद से it has been never looking back. I think I have been I was quite confident to take up life. बाकी challenges तो यार हमेशा आते रहते हैं. And engineering के बाद I think that's where I landed up in my first job. That was HCL Tech. जॉब से पहले तो भी कॉलेज है मेरे को कॉलेज समझना है। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में भी। मैंने पहले भी बताया ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके लिए आई कैन स्टिल टेक अ बुलेट फॉर, है ना। मैं जितना आपको जानता हूँ, मेरे को आपके साथ काफ़ी जानते हुए आई थिंक 2-3 साल हो गए। आई थिंक समवन हु इज़ सो मच कॉन्फिडेंट, समवन हु इज़ मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ यार, दक्ष इज समवन जो अगर आप एक रूम में बिठा रहे हो ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देके और एक डिस्कशन ओपन कर रहे हो, तो दक्ष एक ऐसे इंसान है, अगर वो उस रूम में है तो उस रूम के मीटिंग में आप खाली हाथ वापस नहीं आओगे, आप उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन लेके ही निकलोगे, ठीक है। द वे एक्चुअली यू अप्रोच प्रॉब्लम्स आई हैव सीन इट सो ट्रेमेंडस। एंड वो कॉन्फिडेंस और जैसे आप क्लाइंट फेसिंग चीज़ें भी करते हो और एक कंपनी के अंदर आपकी पर्सनालिटी जो है ना, वो बहुतों का मैं ये बोलूँगा कि पीपल वांट टू बी लाइक यू, मोर लाइक यू।
जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस आना, ठीक है, वो एक हायर लेवल से कैसे बात करनी है, लोअर लेवल से कैसे बात करनी है, वो एक गैप बना पाना, पर्सनली टेक केयर करना एंड प्रोफेशनली भी उन्हीं लोगों के साथ काम करना, वो जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो डेवलप कैसे हुई? मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई सीख के आता है। और आई थिंक जैसे आपने बताया, ऑब्वियसली कॉलेज में इट वुड हैव प्लेड अ पार्ट, बिग पार्ट, बट क्या ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री ने किया कि ये सीखें कैसे? क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है मेरे अकॉर्डिंग कि लोग स्किल सीख लेते हैं, लोग एफर्ट्स मार लेते हैं, पर लोग कल्चर नहीं समझ पाते। या फिर आप समझ रहे हो कि लोग एफर्ट स्किल, यार मैं अगर एक 10वीं के क्लास के बच्चे को बिठाऊंगा, उसको कोडिंग सिखाऊंगा ना, 6 महीने में सीख जाएगा, ठीक है, correct. पर क्या वो उसी एंथू के साथ काम करेगा? क्या वो कल्चर समझ पाएगा? क्या वो स्ट्रीट स्मार्ट होगा? वो नहीं होते लोग, ठीक है। आप में वो चीज़ कैसे आई? सो आई मीन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा तोड़ के बात करते हैं इस पे। तो आई थिंक यार कॉलेज से ना, आई थिंक जो मुझे एक चेंज ऑफ, या आई थिंक आई विल से के जो एक मेरे साथ एक गोल्डन रूल काम किया है, मुझे ये लगता है कि आई थिंक ऑलवेज ट्राई एंड क्वेश्चन व्हाट यू फील एंड एटलीस्ट पुट अक्रॉस योर थॉट। तो बहुत लोग ना, आई थिंक आज की डेट में दे डोंट स्पीक अप, दे एंड अप बाय सेइंग यार छोड़ो, मुझे काम दिया जा रहा है करके दे दो। People don't come back with their inputs, could be debates, could be wrong thoughts, but people just choose कि यार I would want to be a doer. I think वो एक सबसे बड़ा restriction होता है। How at least I have been, so coincidentally one thing is people whom I have worked with, they have given me that leeway all throughout. If I start from HCL, तो मेरे first manager उस time पे used to be, and I'm talking about मैं कुछ टाइम बेंच पे भी रहा हूँ जब मैं जस्ट ज्वाइन किया, एंड रिसेशन के बाद इट ऑल वाज अ फन गेम दैट हैपेंड, बट कोइंसिडेंटली 6 महीने बाद आफ्टर बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई मूव टू एचआर, एंड दैट इज वेयर दिस फन एलिमेंट आई कीप ऑन सेइंग व्हिच आई स्टेटेड के आई नेवर वांटेड टू बी एन एचआर बट लैंडेड अप देयर। तो दैट हैपेंड, बट आई थिंक मुझे वहाँ पे जो मेरे मैनेजर मुझे मिले, दे एक्चुअली टॉट मी कि ना ऑलवेज ट्राई एंड चैलेंज द स्टेटस को, देयर इज नथिंग टू लूज। आप चैलेंज करोगे शायद आपको कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को ही मिलेगा, अगर आप चैलेंज नहीं करोगे ना तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। सो आई थिंक दैट वाज वन बिग एडवाइस। सेकेंडली ये HCL मेरे साथ ये रहा। सेकेंडली जब मैं पोस्ट MBA भी कोइंसिडेंटली मेरे साथ HCL हुआ, वहाँ पे भी आई थिंक पीपल हुम आई was working with, people gave me a good amount of freedom and gave me that responsibility that there is a initiative that you have to drive, and the organization is trusting you for the same. So I think the second element here is ke do you empower your team and trust them on their decisions. I think मुझे वो चीज़ें मिली। Then I think I joined PeopleStrong. PeopleStrong में I think my first manager used to be Anubhav. फिर बीच में प्रकाश हुए, अतुल हुए, there was series of people who came in ideally. But I think from everywhere, I think the one big thing that I got was at least freedom to work, put across your idea, be confident. They only, I think मेरे लिए first time था PeopleStrong में आने के बाद कि customer, when you come on the vendor side of things and now you have to go and interact with the customer, so how do you manage those conversations? It took me good 6-8 months at least. मैं लोगों के साथ meetings में जाता था, जाके समझता था कैसे conduct हो रही हैं, and then I think I picked up a few people as my guiding light. Okay. And I said, yeah, I think this person does it well. So for example, so Prakash, if he does it well, I try and focus on him as to how is he conducting a meeting, and perhaps use the same philosophy going ahead. If you'll do it 3-4 times, आपका practice बन जाता है. So, but I think no way is a right way. Not to say कि मैंने एक से सीखा तो वो I think has been the best way. But I think it's good to be a good observer and learn from things. हमें बहुत आसान होता है I think कभी किसी को सीखना ना, जब हम बोलते हैं कि यार दोस्त है, for example, let's say somebody is having alcohol. आपने कैसे स्टार्ट किया? ऐसे क्या होता है, दोस्तों ने बैठ के एक पी रहा होता है, ज़्यादा बोलता है भाई तू पी के देख ले। जब वहाँ पे आप उससे कुछ सीखते हो तो यहाँ पे भी कुछ सीखो ना। एड्स तो बहुत आ रही होती हैं कि खराब है, नहीं पीनी चाहिए, देयर आर सम 10,000 और साइड इफेक्ट्स व्हिच आर देयर,
बट आप उससे, चाहे वो बुरी आदत हो चाहे वो अच्छी हो, आप उससे सीखते हो. सो वेन एवर आइडली यू एंटर इन टू एनी एरिया, आई थिंक यू शुड पुट दैट एज एन ऑब्जेक्टिव कि ना मैं उससे कुछ तो सीखूं, या वो सीखूं जो अच्छा है, या वो सीखूं जो मुझे नहीं करना चाहिए. फॉर दैट पर्सन इट मे बी गुड, बट शायद आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके लिए नहीं है ठीक. राइट. सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी यार, एंड दैट इज व्हाट आई टेल पीपल. बट आई थिंक जो आप अभी बोल रहे हो ना कि आप उनसे ये चीज़ पकड़ पा रहे हो, उनसे ये चीज़ पकड़ पा रहे हो, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ये सोच पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलता हूँ मैं इसको. यार आपको कहीं से तो सीखना है. अब आपके लिए फॉर एग्जांपल, आप जिस भी एरिया में आते हो, एंड देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. आप जब कॉलेज में थे, उसके बाद फर्स्ट जॉब में आए होगे, तो आपको तो कुछ नहीं पता. आपको एक आपका मैनेजर पता होता है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है. अब आप, द आइडिया इज, आप छोटे होते हैं, आप फैसिनेट करते हो राइट, अबाउट अ एक्टर, यार मुझे इसका जैसा हेयर स्टाइल कराना है, मुझे इसके जैसे कपड़े डालने हैं. ये क्यों करते हो? द ओनली आइडिया इज कि यू ट्राई एंड फोकस एंड ट्राई एंड रेप्लिकेट हाउ दैट पर्सन इज. एंड व्हाई डू यू डू इट? द सिंपल रीजन इज बिकॉज ऑफ द फेम दैट दैट पर्सन कैरीज. राइट. तो सेम एग्जाम्पल है, कुछ नहीं बदला. हम एक फिल्म स्टार को, एक म्यूजिशियन को, वी ट्राई एंड रेप्लिकेट देम बिग टाइम. राइट. What does it take to do it for a normal working professional? You can do it ideally. It's the same concept. But अगर आपको उस इंडस्ट्री में, अगर आपको आगे जाना है जहाँ आप काम कर रहे हो, तो you have to look up to somebody. Right? And that's the best way of learning. कितने लोग होते हैं यार, मतलब अभी पर्सनल लाइफ में भी ये काम करता है आपके लिए? हाँ, पर्सनल लाइफ में भी काम करता है यार. मतलब एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ. तो वहाँ पे देखो, आई थिंक फ़र्क ये होता है कि ऑफिशियली ना पीपल सी यू इन द ऑरा दैट यू कैरी. बिल्कुल. बट मेरे उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एटलीस्ट द वे आई एम. ये आपको, मुझे पर्सनल लाइफ में भी मैं आपको बहुत कैजुअल मिलूंगा, मैं प्रोफेशनल में भी वैसे मिलूंगा. मतलब आई स्टिल हैव द करेज एंड ऑडेसिटी टू क्रैक अ जोक इन बिटवीन अ बोर्ड रूम मीटिंग. वो मैं घर पे भी कर लेता हूँ. तो बिकॉज आई थिंक यार, मुझे लगता है कि आई थिंक जो मैंने शुरू में बोला ना, आई थिंक my overall approach has been be sincere and never be serious in life. आपको सीरियस होकर कभी कुछ नहीं मिलेगा. आप ट्राई कर सकते हैं कितनी भी बार, एंड हंसी मजाक से तो यार सारा प्रेशर हल्का हो जाता है. कितना भी कुछ हो, एक बार आप लाइट जोक करो और चीज़ें कैसे बदलती हैं. आप एक बार ट्राई करो. that's one of the reasons के आई थिंक मैं चीज़ें थोड़ा कामली मैनेज कर लेता हूँ. टीम्स में भी आई थिंक पीपल अप्रिशिएट द वे एटलीस्ट आई वर्क विद देम. आई डोंट नो, मेरा ऐसा फीलर है. टीम से कल को पूछोगे तो क्या पता गाली मिले. तो बट आई थिंक हो सकता है गाली मिले. बट आई थिंक यार, मुझे लगता है कि आई थिंक फ्री हैंड दो टीम में, फॉर श्योर. दैट इज हाउ आई डू इट. आई टेल देम यार, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स. यू फील कि आपको मेरे से कुछ सीखना है, प्लीज़ सीखो. आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ रीच आउट. आपको लगता है कि आपका ओपिनियन मैटर करेगा, नहीं करेगा, बट प्लीज़ आस्क. कोई बात नहीं, पूछ लो, गलत ही सही, एटलीस्ट आपने एक वो थॉट निकाला होगा, आपने एक अटेम्प्ट मारा होगा. एंड आई थिंक ऑलवेज ट्राई एंड क्वेश्चन द स्टेटस को. दैट हेल्प्स फॉर श्योर. मतलब मैंने बहुत इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ होगी, आई थिंक पीपल थिंक इन अ स्पेसिफिक वे कि आई थिंक मुझे ना ये चीज़ ऐसे करनी है. एक ऑप्शन है यार, आप हाँ पे हाँ मिलाओ, आगे चलो, हो गई. दूसरा है, समटाइम्स पीपल कम एंड से कि यार ये हो नहीं सकता. मतलब मुझे लगता है क्यों नहीं हो सकता. आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन देम सो मच सो दैट टू फिगर आउट यार नहीं, मतलब द थॉट इज, आप एक सोल्यूशन माइंडसेट वाली अप्रोच में जाने का एक वो डिफरेंस है. ऑलवेज लुक टुवर्ड्स अ सोल्यूशन टू अचीव दैट आउटकम. आई थिंक इसलिए मुझे कई लोग, मेरे दोस्त लोग एक्चुअली जुगाड़ू भी बोलते हैं. ऑफिस में भी कुछ लोग बोलते हैं. आई थिंक वो इसीलिए है, कई बार जुगाड़ वैसे चलता है, कई बार नहीं भी चलता, टू बी ऑनेस्ट. बट आई थिंक वो जुगाड़ मुझे ये हेल्प करता है कि मुझे एक स्टेक होल्डर के पास जाके ना, व्हेन आई हैव टू क्वेश्चन दैट स्टेक होल्डर विद द सेम कॉन्फिडेंस आई कैन गो एंड से बस मुझे चाहिए, आप तरीका बताओ करना क्या है. लेट अस फिगर आउट एन आंसर टू डू इट. आई एग्री कि आपके रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आई एग्री, हर एंड फॉर एवरी स्टेज यू हैव चैलेंजेस. यार आपके घर में भी चैलेंज होते हैं, बट आप अपनी लाइफ रोकते नहीं हो, राइट. यू हैव टू स्टिल मूव ऑन. इवन एज अ कपल, राइट, यू विल हैव सर्टेन चैलेंजेस. कुछ चीज़ें आपको आपकी वाइफ की पसंद नहीं आएंगी, उसको आपकी नहीं पसंद आएंगी, बट आप क्या करते हो इन द एंड? यू डोंट कॉल ऑफ थिंग्स, राइट. यू एडजस्ट, यू स्टिल फिगर आउट अ वर्क अराउंड आइडली टू से हाउ विल यू मेक थिंग्स वर्क. दैट इज द ओनली अप्रोच. आई थिंक काफ़ी
सही था ये जो अभी सुनने में तो मेरे को बहुत सही लगा, मैं इम्प्लीमेंट करूँगा कल से। हाँ, अपने रिस्क पे करना, ठीक है, ये मत बोलना मैंने बोला। क्रैकिंग अ जोक इन अ बोर्ड रूम मीटिंग, आई विल श्योरली ट्राई दैट। वो तब करना, बस आई थिंक एक वर्ड ऑफ कॉशन, वो तब करना जब ना बोर्ड रूम में सारे वो लोग हो जिनको पता होता है कि कैसा है, यहाँ से आ सकता है। ऑरा, वही आपने बोला ना, ऑरा जब हम वो वाला कैरी करेंगे तभी वो चीज़ हम कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो नहीं है। ऑरा बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी कॉलेज पे आते हैं। कॉलेज आपने बताया आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक इंजीनियर बैकग्राउंड से स्टार्ट किया आपने, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, फिर उसके बाद फर्स्ट जॉब कैसे हैपन हुई, एंड वो फर्स्ट जॉब में आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेके क्या एक्सपीरियंस था। एंड जैसे कि मेरे को पता है कि यू हैव चेंज्ड योर प्रोफेशन मल्टीपल टाइम्स, राइट, कि आपने स्टार्ट इंजीनियरिंग पढ़ के किया, फिर जो आपकी फर्स्ट जॉब लगी उसमें आपका जेडी कुछ था, उसी के अंदर आपने कुछ और मतलब किया, वो स्टोरी है, राइट। वो सब क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि आपने इतने सारे प्रोफेशन शिफ्ट किए, एंड आज जो आप जहाँ हो, हाउ डिड यू सेटल देयर। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज, के कॉलेज के बाद फर्स्ट जॉब कैसे हैपन हुई, एंड हाउ डिड इट चेंज योर पर्सपेक्टिव फॉर दिस इंडस्ट्री। सो यार फर्स्ट जॉब तो ऐसा था, कॉलेज में आप, आई थिंक हम 5th सेम में थे, 5th या 6th सेम में, उस टाइम पे कंपनीज आती हैं डे 1 के लिए, तो हमारे कॉलेज में HCL आई। कोइंसिडेंटली आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन द टेक्निकल साइड ऑफ इट, कंप्यूटर साइंस में, तो आई यूज्ड टू वेरी गुड इन C++। तो उस टाइम जो 2 पेपर होते थे जब भी कोई कंपनी आती थी, अगर कोई वो रिटन टेस्ट लेते थे, तो एक आपका टेक्निकल क्वेश्चनर होता था, एक एप्टीट्यूड। तो वाइल एप्टीट्यूड वाज गुड इनफ फॉर मी, बट आई थिंक मेरा स्ट्रेंथ एरिया वाज टिपिकली ऑन द टेक साइड ऑफ इट। सो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल स्टोरी है, स्टिल दैट्स ओके इफ इट गोज आउट नाउ। तो हम ना 3 फ्रेंड्स होते थे, हमें ये पता चला कि ना पेपर में आई थिंक 30 ऑड टेक क्वेश्चंस आएंगे एंड 40 ऑड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। तो हमें लगा, और टाइम था आई थिंक हमारे पास 1 घंटा या 1.5 घंटा, हमें ये तो पता चल गया था कि ये क्वेश्चंस आंसर नहीं हो सकते। तो हमने थोड़ा प्लानिंग किया कि मैं टेक पेपर पहले अटेम्प्ट करूँगा, वो 30 क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी, 35 थे आई थिंक, एंड जो एप्टीट्यूड है वो बाकी 2 फ्रेंड्स करेंगे, और हम साथ साथ आगे पीछे बैठ जाएंगे। MCQ पेपर है, बता देना आंसर। तो हम बैठे पेपर में, एंड HCL केम, सुबह आई थिंक हमें 7-7:30 बुला लिया गया था कैंपस में, 9-9:30 रिटन टेस्ट हुआ, एंड कोइंसिडेंटली द फाइनल रिजल्ट केम एट 3 o'clock द नेक्स्ट डे मॉर्निंग AM। तो हम सारी रात जगे हुए थे आइडियली, बट आई थिंक ये टेस्ट वाला सिनेरियो में वापस आते, तो हमने पेपर दिया, 2 लोगों ने एप्टीट्यूड किया, इन्होंने मुझे क्योंकि टाइम बचा नहीं था, मैंने टेक्निकल में गुड 35-40 मिनट्स लगाए हर क्वेश्चन को, C++ के प्रोग्रामिंग के ऊपर वही क्वेश्चंस थे। तो एंड आई इंश्योर्ड कि मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था, बाकी सारे आई आंसर्ड, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार सॉरी कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। इन्होंने थोड़ा और स्मार्टनेस दिखाई, वो जो 30-40 ऑड क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड में, इन्होंने उसमें 20-20 बांट दिया। एक ने 20 किए, अगले ने दूसरे 20 किए, तो 1 घंटे में 20 तो बहुत अचीवेबल है। इन्होंने पेपर दिए, हमने आंसर्स आपस में बोले कि यार ये ले ले, एंड आंसर्स करके हम पेपर से उठ गए। बाहर निकले तो अब हमने एक दूसरे से पूछा कि यार क्या लग रहा है, पेपर ठीक हुआ? मैंने कहा मेरे क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं है। वो एप्टीट्यूड वाला दोनों बोलते हैं यार हमारे क्वेश्चन में भी कोई गलती नहीं है। तो हमें ना थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ कि यार ये क्या हो गया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ना सुनते हैं कि बाकी लोगों का कैसा रहा। अब कोइंसिडेंटली हमें फीडबैक कैसे मिल रहा है, यार पेपर इतना लंबा था, 70-75 क्वेश्चन थे, हमसे तो 40 से ऊपर हुए नहीं। सारी दुनिया के बोले हमारे 40, किसी के 45, एक बंदे ने आके बोला है मैं कोई 50-55 वर्ड कर पाया। हमें टेंशन हो जाए यार, मतलब 70-75 क्वेश्चन, हमारे अटेम्प्टेड भी सारे हैं, आंसर भी सारे ठीक है। एंड उस टाइम हमने अपने सीनियर्स के पास गए तो हमने पूछा कि सर अब ऐसा हो गया है तो व्हाट डू वी डू। तो सीनियर्स कहते हैं यार देखो 2 क्वेश्चंस हैं, एक तुम्हें बुलाया भी जा सकता है बोलने के लिए कि हाउ वर यू एबल टू डू इट। तो मैंने कहा अच्छा ओके। कहते ये भी होता है, कॉन्सेप्ट होता है अपर कट ऑफ क्रॉस हो गई।
मैं कहा ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? कहते नहीं, कंपनी को कई बार लगता है तुम्हें ज़्यादा आता है तो शायद वो तुम्हें शॉर्टलिस्ट नहीं करते, या ऐसा भी लग सकता है उन्हें कि शायद फ्लूक में चीज़ें हुई हों। तो हमें बहुत स्केप्टिसिज्म लगा यार, मतलब कि पहली कंपनी आई, एफर्ट भी पूरा डाला, ये तो जॉइंट टीम वर्क था एकदम, इससे अच्छा टीम वर्क मैंने कभी कहीं देखा नहीं। कोइंसिडेंटली एक्यूरेट टीम वर्क चला है ये। तो एंड समहाउ इट हैपेंड, रिजल्ट्स आए, नाम अनाउंस होने शुरू हुए, तो एक का नाम आया। जब एक का आया तो हमें थोड़ी होप जगी, मैं कह इसका तो पेपर सेम ही था मेरे जैसा, तो अब तो आ ही जाना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज वेयर वी क्रॉस्ड दैट रिटन टेस्ट। सेकेंड राउंड हमारा हुआ, इट वाज अ ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो ग्रुप डिस्कशन से पहले ना, तो हमारे सीनियर्स यूज्ड टू वेरी हेल्पफुल, क्या हो एक बार जस्ट पहले आपकी एक डेमो जीडी करवा देते हैं। तो हमने डेमो जीडी में गए, तो कोइंसिडेंटली वहाँ पे टॉपिक आया, तो मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग किया है जेपी यूनिवर्सिटी से, सोलन से, तो वहाँ ड्रेस कोड होता था हमारा। तो हमने ऐसी टॉपिक लिया रैंडमली कि शुड ड्रेस कोड बी देयर इन कॉलेज और नॉट। हमने इसके ऊपर एक रैंडम जीडी किया, तो हमें लगा कि चलो यार प्रिपेयर्ड है, कैसे कि किसी को काटना नहीं है, हर कोई बंदा ग्रुप में पॉइंट बोलेगा, कि ऐसा ना हो कि एक हो जाए, बिकॉज द इंटेंट वाज कि मैक्सिमम बच्चे प्लेस हो जाए। अब जब हम जीडी में घुसे तो मतलब आप बोलो कि किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो वहाँ द पर्सन वाज देयर फ्रॉम HCL, द पर्सन सेड यार टॉपिक आप चूज करो। एंड मैं और मेरा फ्रेंड हम साथ बैठे थे, मेगी ग्रुप में है, हाथ छूटते हुए बोला शुड ड्रेस कोड बी देयर इन कॉलेज और नॉट। मैं किसी को पॉइंट ही मैंने पड़ेगा। और हमने नॉन स्टॉप पॉइंट बोले होंगे, एक मैंने बोला, वहाँ बोला, मतलब इट वाज अ फ्लॉलेस जीडी। मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये ना कहानी ना बनती जा रही है एक के बाद एक। एंड जीडी में देन वी वेंट थ्रू, सो देन वी वेंट ऑन टू पर्सनल इंटरव्यू यार। तो पर्सनल इंटरव्यू की मेरी बारी आई रात को 9:30-10 बजे, भूख लग नहीं रही थी, और इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको खाना तो पता ही होता है कितना अच्छा होता है। तो हम गए इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में इट वाज there were 3 people sitting as interviewers and there were 2 of us. तो एक मैं था और एक नहीं, आई थिंक देयर वर 3 of us only। तो तीनों कॉलेजेस से थे, तो जेपी के 3 कॉलेजेस हैं, गुना, सोलन एंड द नोएडा वन। तीनों से एक एक बच्चे थे। तो एंड 3 सामने लोग थे, एंड ऑल 3 वर मैन आइडली, बट नो जेंडर बायस हियर, बट स्टिल। तो क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, पहले उन्होंने पूछा कि यार आपका CGPA इतना है, एंड कोइंसिडेंटली आई रियलाइज्ड कि मेरा सबसे कम है। उस टाइम CGPA ऑफ 6.7 पे होता था। नोएडा वाले कैंपस वाले भाई साहब काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो कोई 8.8 पे चल रहे थे, इधर वाले 7.3, 7.4 ऐसे टाइप्स थे। तो एंड क्वेश्चन वाज हैपनिंग इन राउंड रॉबिन टाइप्स, ये क्वेश्चन, फिर आप बताओ। तो रादर देन डूइंग द इंटायर इंटरव्यू, बट आई थिंक मैं कुछ चीज़ें करता हूँ। तो आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आपका CGPA सबसे कम है, आपको सिलेक्ट क्यों करें? तो यार मतलब मी बीइंग मी, शायद मुझे लगा कि यार होना तो है नहीं, क्योंकि 2 ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं। तो मैंने कहा सर इन्होंने सारी ज़िंदगी पढ़ाई करी है, कुछ और देखा नहीं। अब सारी ज़िंदगी पढ़ाई से हो रही होती तो सारे लोग टॉप कर जाते हैं आपकी कंपनी में आके। तो उसने मुझे 2-3 बार देखा कि सरदार जी कुछ तो बोल गए हैं। तो मैंने कहा हाँ सर, बस यही है, मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक मेरे पास बहुत अदर एक्सपोजर है, मैंने और बड़ी जगहों पे एफर्ट्स डाले हैं, आई एम गुड इनटू गेमिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ तो मैंने कहानी मारी उस टाइम पे, मुझे पता था कि बिल्कुल फेक ही कहानी है, बट कहीं तो पोजीशन करना था अपने आप को। तो उसने बोला अच्छा चलो ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, समा उस टाइम में मेरे अंदर का ना गरीब इंसान जाग गया। तो इसने बोला कि यार ये तो बहुत पढ़े कि इनके पास इनके स्कोर्स देखो आप C++ में। कोइंसिडेंटली मुझे ऐसे लगा कि मैं पता नहीं क्या से ना एक अंदर से एक इमोशनल फनी एस्पेक्ट है। मैंने कहा सर पढ़ाई का तो मेरा भी बहुत मन होता था, बट हम गरीब बहुत थे, पैसे नहीं थे घर वालों के पास, मैं इसलिए पढ़ नहीं पाया। तो अगले को लगा कि शायद हाय बेचारा शायद सच बोल रहा है। फिर उसने लास्ट में ना एक्चुअली तो सिनेरियोज जस्ट हैपेंड एंड देन ही सेड कि दोनों को, आई थिंक बाकी दोनों से दे वर आस्किंग क्वेश्चन, दोनों को बोला कि आप जाओ, आई थिंक वी आर गुड। तो मुझे बिठाए रखा। तो मुझे तब थोड़ा और डाउट हुआ कि मुझे लगा कि यार ये कहानी तो जाने, वो दोनों सिलेक्ट नहीं हुए थे? नहीं, दे जस्ट सेड कि यू कैन लीव। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार मेरे से, क्योंकि जवाब भी बड़े अजीब से आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि यार थोड़ा और पूछा जाए। तो तब मुझे फिर भी ये क्वेश्चन लगा कि नहीं होता दिख रहा। अब उस टाइम ना एक तो भूख लग रही थी और सामने ना चिप्स पड़े थे। तो
और जो चेयर थी ना वो दैट थोड़ा रॉकिंग सी चेयर थी, ऐसे हल्की हल्की ना पीछे हो जाती थी। तो मैं एक तो सारे दिन का थका वो कॉलेज में ना, मैं थोड़ी देर ना यूं कर रहा। तो वो इंटरव्यू में तो पूछते हैं आप कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा हाँ, मतलब थोड़ा चेयर कंफर्टेबल ज़्यादा लग रही, तो आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग अ बिट। तो कहते हैं ऐसा नहीं फील फ्री। फिर समझ भूख नहीं लगी, चिप्स पड़े तो मैंने ना उठा के खा लिया एक बिना पूछे। तो इंटरव्यूअर वाज लाइक के आप ले लो इफ़ यू आर हंग्री। मैंने कहा नहीं आई एम गुड। तो उसने कहा कि अच्छा चलो यार टू कपल ऑफ क्वेश्चंस, तो एंड आई थिंक दैट विल बी इट। तो उसने बोला कि यार एंड दिस इज एन ऑनेस्ट थिंग, उसने बोला कि आपके पास एक सर्कुलर केक है, आपको इसे 4 बारी में काटना है और आई थिंक कुछ 16 पीसेस या 12 पीसेस करने हैं। तो मैंने बोला कि यार आप ऐसे काटो सर। तो उसने बोला अच्छा 2 हो गए। मैंने कहा फिर आप ऐसे काटो। तो कहते 4 हो गए। मैंने कहा फिर आप ऐसे काट दो। कहते 6 हो गए। मैंने कहा फिर आप इसे सर ऐसे काट दो। तो कहते ये तो 12 हो गए। तो मैंने कहा सर 2 खा गया ना मैं, आपको दिखे नहीं। तो कहता नहीं अच्छा ठीक है। तो कहता कि आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बोला यहाँ रहता हूँ। तो उसने देन एक्चुअली कोइंसिडेंटली द इंटरव्यूअर वाज इन द सेम एरिया, उस टाइम पे रोहिणी में यूज्ड टू स्टे। तो हमने कुछ रेस्टोरेंट्स की बातें करी। उसने पूछा कि किस 5 स्टार में खाना खाया। तो मैंने उस टाइम में एक शायद एक रेडिसन में था। उसने मेरे से पूछे, मैंने जितने नाम सुने थे मैंने सब बोल दिया। मेरे को यहाँ पे भी खाया, यहाँ पे भी खाया, यहाँ पे भी खाया करके उसका मुझे बोल दिया कि ठीक है जाओ। एंड कोइंसिडेंटली लास्ट वाला कॉन्वर्सेशन हैपेंड आउट टू बी इन पंजाबी। तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड कि मुझे लगा थोड़ा अपनापन सा लिखा है इंटरव्यू में। अब मुझे नहीं समझ में आई इस पूरे में उसे क्या पसंद आया मेरे में, बट देन आई वाज सिलेक्टेड। जब सुबह 6:30-7 बजे रिजल्ट अनाउंस हुआ, हमें लगा कि मैं और मेरा रूममेट रूम पे जाके सो जाते हैं। हम रूम पे गए, नींद नहीं पड़ी। वो 3 घंटे हम लेटे रहे। हमने कीर्तन चलाया हुआ था अपने सिस्टम पे कि बस बाबा जी करवा सकते हैं कुछ, खुद ने तो जवाब दिए नहीं ढंग के। तो बट आई थिंक इट वर्कड आउट। कुछ तो उन्हें पसंद आया। तो हम कई बार फन करते थे कि ना आई थिंक उन्हें लगता होगा कि यार बहुत सिंसियर लोग हायर कर लिए, एकदम सीरियस लोग हायर किए जो काम करेंगे, यानी बीच में कोई जोकर भी चाहिए। तो मुझे लगा इस करके शायद मेरा सिलेक्शन हो गया होगा। बट दैट इज हाउ इट हैपेंड यार। एंड आई जॉइंड इन मेन फ्रेम्स AS400। कभी पसंद नहीं आया मुझे वो ब्लैक स्क्रीन विद ग्रीन फॉन्ट आइडली। इतनी मेहनत से मुझे लगा C++ करना चाहिए था, और किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया, गंदी सी स्क्रीन दे दी, अजीब सी कोडिंग लैंग्वेज होती थी। तो मुझे लगा आई थिंक मेरा कभी वो इंटरेस्ट बना नहीं। एंड कोइंसिडेंटली उस टाइम, एंड दिस इज आई थिंक 2008 में रिसेशन केम इन एंड वी वर ऑल ऑन बेंच। उस टाइम पे एक IJP निकला क्योंकि प्रोजेक्ट्स थे नहीं ऑफ। तो यू स्टार्टेड एज अ डेवलपर एंड नाउ अब रिसेशन आ गया। करेक्ट। तो रिसेशन आया। और ये कितने टाइम बाद आया ज्वाइन करने के? आई थिंक 6 महीने बाद। अच्छा, 6-7 महीने बाद। बट उससे पहले भी हम पहले 2 महीने का तो उसी ट्रेनिंग था। वो सीखा उस टाइम यही AS400 वगैरह। फिर ODCs में एलोकेट कर दिए गए हम प्रोजेक्ट्स पे विद PM एंड स्टफ। सो आई थिंक उस टाइम पे कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते थे, ऐसा प्रोग्राम बना लो, ऐसा कुछ कर लो, इंटरनल कुछ ना कुछ दे दिया जाता था। बट टेक्निकली वी वर ऑन बेंच क्योंकि कस्टमर प्रोजेक्ट था नहीं। तो उस टाइम पे IJP आया। तो नॉट दैट आई वाज वेरी मच फैन ऑफ स्टडीज, बट एक वो फ्लो में होता है ना, सारी दुनिया को इंजीनियरिंग और MBA करना है। ये उस टाइम पे एटलीस्ट ये ट्रेंड चल रहा होता था कि इंजीनियरिंग करो, MBA करो। मुझे ये क्लियर था कि मुझे ना MBA एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस के बाद करना है, सो दैट आई एम एबल टू रिलेट टू सर्टेन थिंग्स व्हेन आई गो देयर। तो वो एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है आइडियली। तो जब मुझे लगा कि यार यहाँ तो बेंच ही है, IJP आया और वहाँ दिखा कि HR में रोल है, तो मुझे लगा यार कुछ ना करने से बेटर है कुछ तो कर ही लो, कुछ तो सीखने को मिलेगा आपको। तो आई अप्लाइड। तब मुझे पता चला वो HR में भी टैलेंट एक्विजिशन का रोल था। कभी मन नहीं था, बट आई थिंक जो मुझे चीज़ वहाँ अट्रैक्ट करी, क्योंकि मुझे था कि यार मुझे, एंड आई वॉज टू मच अलाइन टूवर्ड्स डूइंग GMAT। और GMAT में टिपिकली अगर आपका एक्सपीरियंस होता है सो योर प्रोफाइल वेटेज इज हायर। तो मुझे इसीलिए था कि मुझे ना कुछ तो एक्सपीरियंस लेना है। अच्छा। एंड बेंच में बैठ के मैं नहीं बोल सकता कि यार मैं कुछ नहीं किया मैंने 2-2.5 साल, वट एवर टाइम फ्रेम। सो दैट इज वॉट मेड मी एक्चुअली मूव टू HR। बट मुझे तब भी लगा कि ठीक है यार, ये तो काम सीखना ही है कुछ, जब MBA करेंगे तब देखेंगे मार्केटिंग सेल्स में जो करनी होगी। एंड दैट इज हाउ टाइम पास्ड आउट यार।
आई डिड इट एंड मैंने GMAT भी दिया, 680 स्कोर आया. कॉलेजेस की जब फीस वगैरह चेक करी, सो माई कज़न इज़ ऑल्सो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड आइडली, बट समहाउ ही वॉज एबल टू पे. जब मैंने फीस देखी तो मुझे लगा यार 35-40 लाख तो सिर्फ ट्यूशन फी है, वो 18 महीने के लिए. और ये कौन से साल की बात कर रहे हो आप? दिस इज यार 2009-2010 सेशन ऑफ 2010 आई वुड हैव जॉइंड. तब इतनी फीस थी? हाँ, तब मुझे लगा कि यार इतनी फीस दे दी तो लोन उतरेगा कहाँ से बाद में, नौकरी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो और ये तो सिर्फ फी है, आपकी जेब में बाकी खर्चा रहने का अलग है आपका. वहाँ आप जाओगे किसी जगह पे, यार शिमला जैसी जगह में महीने का 5,000 उड़ाते थे. अभी तो कुछ कमाते नहीं थे घर वालों से लेके. आप ऐसी जगह पे जाओगे, देयर इज नो एंड टू इट ना. तो आई थिंक दैट इज वेयर आई ड्रॉप्ड इट ऑफ कि सेइंग यार नॉट वर्थ स्पेंडिंग मनी, नीदर आई हैड मनी. और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था कि मैं 60-70 लाख के लोन पे जाके चला जाऊँ, उसका सारी ज़िंदगी चुकाता ही रह जाऊँ उसे. तो देन आई थॉट कि यार आई थिंक लेट मी ट्राई फॉर इंडियन कॉलेजेस. ऑनेस्टली नेवर एम्ड फॉर IIMs, डिडंट इवन गिव द एग्ज़ाम फॉर IIM साइड पे. मैंने IIT साइड पे ज़रूर ट्राई मारा था, फिर मुझे लगा आई थिंक ये आई छोड़ ही दो यार, ये IIT, IIM, IAS थोड़े दूर ही अच्छे लगते हैं. तो बट देन आई गेव एंड दिस इज हाउ आई थिंक आई डिड इट फ्रॉम सॉइल. यहाँ पे मेरे जो इंजीनियरिंग में कोइंसिडेंटली सीनियर थे, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बैच स्टूडेंट हेयर इन सॉइल. अच्छा. तो वहाँ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि कॉलेज अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग है. पीपल हु कम एज प्रोफेसर्स, दे आर नॉट टिपिकली प्रोफेसर्स, दे आर पीपल हु हैव बीन वर्किंग विद से कंपनीज लाइक यू एंड मी. वी गो देयर एंड टीच. सो पीपल डू वॉलंटरी टीचिंग्स देयर एंड दैट्स हाउ कोर्सेज वर. सो आई थिंक मुझे लगा कि काफ़ी कुछ ना बहुत प्रैक्टिकल होगा करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी. सेकेंडली एक बहुत अच्छी चीज़ थी यार, मेरे को लगा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आप जो एकदम ऐसे फ्लुएंट बोल गए. मेरे को तो अभी यही नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि यार आई थिंक एबिलिटी टू टेक रिस्क. हाँ, कि आप क्लियर थे कि आपको चाहिए क्या, कि नहीं मेरे को ये क्लियर था. आई थिंक बहुत चीज़ें, देखो मुझे ये पता था कि MBA करना है. 11-12 लाख में उस टाइम ये मिल रहा था मुझे लगा पॉकेट फ्रेंडली भी है. अरे उससे पहले आपने स्ट्रीम बदल के HR में चले गए, या आपने ऐसे बोला कि यार मैं एक इंजीनियर था और मैंने IGP वीडियो में HR में शिफ्ट हो गया. ये कहाँ होता है भाई? ये कहीं नहीं होता. नहीं होता. आई थिंक यार देखो कहता हूँ आपको ना, आपको बहुत चीज़ें, आई थिंक 2-3 चीज़ें. एक 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कि ज्ञान कहीं से मिले बटोर लो. मैं नहीं ऐसे करता वैसे, बट आई थिंक मेरा फोकस ये था कि देखो मुझे एक एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे पास. तो आई वॉज एटलीस्ट क्लियर कि ना मुझे कुछ सीख के जाना है MBA में. अब कोडर बैठ के बेंच पे बैठा रहता, पता नहीं कब प्रोजेक्ट आना है, क्या बोलता है वहाँ पे, क्या किया, पासवर्ड लॉकिंग सिस्टम बनाया है कि बैठ के. समझ वो मुझे एक एक्साइटमेंट नहीं दे रहा था. तो मुझे था कि यार कुछ तो सीखूं कंपनी के बारे में, चीज़ें चलती कैसे हैं. सो आई थिंक दैट वाज वन की एस्पेक्ट, दैट फोकस कि एटलीस्ट मुझे सीखना है कुछ. सेकेंडली मुझे लगा था यार मतलब कल को MBA करके कुछ तो इसी साइड पे जाऊंगा, कुछ एड ऑन ही होगा. देयर इज नथिंग दैट आई लूज. I'll do something going in HR which is more relatable in the MBA rather than being a coder. So that is what allowed me to actually do this experiment यार. And मैंने सीखा था, मुझे टाइम लगा HR सीखने में. चाहे the ask was for a recruiter, आपको प्रोफाइल स्क्रीन करने हैं, उनसे बात करनी है, HR इंटरव्यूज लेने हैं. तो but I think despite of all this ना, it was a good learning. At least I was able to screen or even do the negotiations with people at a GM level in HCL. That used to be I think grade 5 या 6 उस टाइम पे. They were good senior level people जिनका मैं इंटरव्यू में डिस्कशंस वगैरह करता था. तो and I think it happens यार. I think मुझे लगता है कि लोगों को if there is an openness to your thought, openness to learn, आई थिंक आप सीख जाते ही हो यार. जब बचपन में आपने कॉलेज में थे, आपने कभी कुछ फिगर आउट किया था कि जहाँ आज आप हो वहाँ तक पहुँचना है, और ये आपका कुछ एम था? ज़ीरो. ऑनेस्टली ज़ीरो. फ्रेंड्स के डिसीजन के साथ आप ग्रुप ऑफ भेड़ चाल में चलते हो उस टाइम पे. इंजीनियरिंग में, स्कूलिंग के टाइम में ये होता था कि यार इंजीनियर बनना है. ट्यूशन्स लिए, क्रैश कोर्स किए, क्रैश कोर्स करके क्रैश ही हुए. बट मुझे लगा चलो IIT वगैरह मैंने सब दिया है पेपर, बट आई थिंक मुझे लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी नहीं तो अच्छी बात है, नहीं हुआ. फिर अदर मुझे डाउट हो जाता IIT के सिलेक्शन क्राइटेरिया पे अगर हो जाता तो
आई थिंक नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, बिकॉज मुझे पता था कि यार मैं इतना एफर्ट नहीं डालता हूँ. आई डिडंट गिव अप फॉर एनी ऑफ योर बिग MBA schools, Excel, IIM, आई नेवर अपीयर्ड. तो मुझे लगा पैसे ही फॉर्म में वेस्ट होंगे 2,000 रुपये लगा के. बट आई वॉज वेरी क्लियर बिकॉज पहले ऑब्जेक्टिव मेरा GMAT का होता था. समा मुझे यहाँ का एक तो इवैल्यूएशन सिस्टम इन द कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है GMAT आसान है देना. कोइंसिडेंटली इंग्लिश इज अ बिट टफ इन GMAT एज कम्पेयर टू कैट एग्जाम, बट मैथ्स इज फेयरली ईजी. कैट में थोड़ा रिवर्स होता है वो. तो मुझे लगा आई थिंक यार I can manage the English part and maths is also fairly okay. I'll be able to do better in the GMAT side of it. पता नहीं कैट दिया होता तो होता कि नहीं होता, आई डोंट नो, बट आई थिंक मुझे लगा कि लेट इट बी. बट देन आई थॉट लुकिंग एट द फीस के दिस इज गुड टू गो. तो अब MBA हो गई, अब उसके बाद जब आपकी अब जॉब लगी तो क्या वो सैलरी मिली जो एक्सपेक्टेड थी, और फिर उसके बाद का करियर की जो जर्नी है यहाँ तक पहुँचने की, वो क्या है? तो यार सोचा तो मैंने ये था जब मैं HCL छोड़ रहा था ना एज अ रिक्रूटर उस टाइम पे, छोड़ते हुए मैंने अपने बॉस से पूछा, क्योंकि जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा था वो सेकंड ईयर था सॉयल का, पिछला बैच में भी प्लेस नहीं हुआ था, तो चलनी थी, प्लेसमेंट्स होनी थी. तो आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट केम आउट वाज कि आई आस्क्ड माय बॉस उस टाइम पे, एंड आई थिंक उस टाइम में मेरी सैलरी होती 3.6 व्हेन आई वाज लीविंग पर एनम. 3.6 lakhs per annum. तो आई आस्क्ड हिम के, मैंने कहा तो एक्चुअली मेरे बॉस ना ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू रिटेन मी. इट वाज लाइक मैं सैलरी हाइक दे देता हूँ, रुक जा, यहाँ ग्रोथ मिल जाएगा, कैसे एक नए कॉलेज में जा रहा है. तो आई टोल्ड हिम कि देखो करनी तो है MBA, अच्छी बात है 1 साल में हो जाएगी. दूसरी बात यह है कि पैसे भी कम है, मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं है. मैंने कहा सेकेंडली आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं छोड़ के जाता हूँ तो अब मुझे 1 साल का मेरा हाइक मिस हुआ होगा और कुछ MBA की वैल्यू होगी, अब मुझे 5-5.5 लाख पे रख लोगे ना दोबारा. तो ये सेड हाँ इतने पे तो रख लूंगा. वो विजन आपका मतलब वही था कि मतलब मेरे को ये सैलरी मेरे लिए इतनी भी हो जाए तो बढ़िया है. मुझे ये था क्योंकि मैंने एजुकेशन के लिए लोन लेना है. हाँ, तो मुझे ये क्लियर था कि यार वो लोन चुकाने लायक पैसे मिल जाएंगे. मिलना चाहिए, समझ गया. हाँ शायद ऐश नहीं हो पाएगी, शायद एक MBA करने के बाद जब आप सैलरी उस टाइम पे जब हम लोगों से सुनते थे, ये एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दो जहाँ IIMs के अलग पैकेज आते हैं, बट ऑन एन एवरेज हम सुनते थे यार लोगों की आपकी सैलरी लगती है 12 लाख 15 लाख, उस टाइम पे ये सैलरी लगती थी एक नॉर्मल एक एवरेज कंपनी में. तो एस्पिरेशन तो आपका वही होता है, बट आई थिंक क्योंकि जब मैं स्टेप ऐसे ले रहा था, एक नए कॉलेज में जा रहा था, तो देन आई थॉट कि आई थिंक इट्स ओके टू एटलीस्ट कवर योर रिस्क. ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कमा नहीं पा रहे हो, आपको ये नहीं पता आप लोन कैसे चुकाओगे. तो एटलीस्ट वो थॉट क्लियर आ गया था कि आई हैव अ सेफ बैकग्राउंड, आई कैन गो बैक एनी टाइम टू HCL. जितनी सैलरी पे वो मुझे और 1.5-2 लाख रुपए दे देंगे, और वो चीज़ें मैं जो भी 3 साल 5 साल का लोन होगा उसमें उतर जाएगा. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई डिड. वो एक कॉन्फिडेंस मुझे मिला करने के लिए. उसके बाद जब मैंने आई थिंक MBA किया सॉयल से, कोइंसिडेंटली वापस HCL मिल गया. कभी सोचा नहीं था दोबारा HCL आने का. बट मैं इंटर्नशिप उस टाइम पे कर रहा था डॉक्टर रेड्डीज़ में. मेरा लास्ट डे था और एक रात पहले मैं और मेरे रूममेट ने उधर बहुत पार्टी करी थी. एंड पार्टी करके हम बहुत लेट सोए, आई थिंक 2-2:30 बजे के करीब ऐसे सोए होंगे. तो हैदराबाद में इंटर्नशिप था. तो अगले दिन सुबह 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, एंड द हेड ऑफ TA फ्रॉम HCL ही वॉज देयर. सो आई वॉज इन गुड टर्म्स विद हिम, एंड जो मेरे मैनेजर होते थे वो साथ में कॉल पे थे. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बात कर लें, तो मैंने कहा कर लेते हैं. तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करूँ क्योंकि नींद में था. तो दे सेड कि यार नहीं थोड़ा अर्जेंट है. तो मुझे चिड़ मच रही थी. मैंने कहा एक तो मैं एम्प्लॉय रहा नहीं, फिर भी बोली जा रहे. तो मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं करता हूँ. दे सेड नहीं. मैंने कहा आई हैव जस्ट नाउ गॉट अप, एटलीस्ट मैं ब्रश ही कर लेने दो. तो दे सेड अच्छा वील वेट फॉर 2 minutes. तो मैंने थोड़ा मुँह धोया, ब्रश किया जल्दी से, एंड आई वेंट ऑन फॉर अ कॉल. सो दे आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस के क्या कर रहे हो, कैसी रही इंटर्नशिप, जनरिक पूछा. एंड देन दे वर लाइक यार ऐसे ऐसे रोल है, क्या तुम HCL दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे? अब मन में तो सबसे पहले क्वेश्चन है पहले पैसे बताओ, क्योंकि जिस पे छोड़ा उस पर तो ज्वाइन करूंगा नहीं. और अभी मतलब ये मानो यार 1 साल का तो मेरा MBA था, उसमें भी आपने छोड़ा और इंटर्नशिप ऑलमोस्ट 4-5 महीने बाद हो जाती है. तो टेक्निकली मैंने छोड़े हुए मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ, इतना तो नोटिस पीरियड ही होता है यार आजकल 90 दिन का. तो मुझे लगा यार फिर से बुला रहे हैं. तो मुझे सबसे बड़ा डाउट आया यार सैलरी क्या देंगे, बट कोई मुझे बोले ना सैलरी क्या है. अब
बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट वाज देयर आई वाज स्पीकिंग, तो उन्होंने मुझे रोल वोल बताया कि ऐसे ऐसे होगा प्रोसेस एंड टेक टीम में, हमें ग्लोबल ATS देख रहे हैं, तो ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, क्या तुम MBA में साथ साथ भी कर सकते हो? तो दैट आई डिनाइड। मैंने कहा देखो बहुत मुश्किल है मेरे लिए करना ये सब चीज़ें, एंड ऑफिस आके करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मैं कहा मेरा वो मेरी पढ़ाई अलाउ नहीं करेगी। नॉर्दर्न मुझे सारा दिन करके पढ़ना होता है, बट फन भी तो करना है छोड़ के क्यों जाऊँ? तो मुझे ऐसा बोला, तो आई फंडामेंटली से ठीक है, बट जब तक आपके हाथ में लेटर नहीं है देयर इज नो कमिटमेंट गिवन। बट आई सेड हाँ लुक्स फाइन टू मी। फिर HCL जनवरी में दे केम फॉर कैंपस टू सॉइल, और उससे आने से जस्ट पहले मुझे मेरे PPO का लेटर आ गया कि ये ऑफर कर दिया गया। और मेरे से उस दिन जब वो लेटर आया तो उसमें कॉम्पनसेशन आई आई थिंक 8.5। तो यार मैं तो 5.5 सोच के बैठा था सेफली, तो मुझे लगा बहुत अच्छी कॉम्प है। तो एंड आई थिंक मेरा ठीक है, आई थिंक लोगों के हुए थे, कईयों के थोड़े ज़्यादा भी आए थे, बट आई थिंक HR बैच में 9.5 से ऊपर नहीं गया था किसी का कॉम्प उस टाइम पे। सो आई वाज वेरी हैप्पी। एक मुझे लगा कि यार मैं सेम कंपनी वापस आ रहा हूँ, बट अ डिफरेंट रोल नो डाउट। बट हाँ यार, आई थिंक that's how HCL came to me. So that is one company that I have worked with for like close to 7.5 years, 7.5, and without gratuity. तो मुझे बहुत दुख लगता है वो फ्री के पैसे हमेशा मारे जाते हैं, बट आई थिंक दैट इज हाउ इट वाज यार। बाकी मुझे लगता है यार, आई थिंक अगर आप आई थिंक दिस इज फॉर एवरीबडी। सी nobody can predict the future. You can't decide. You can only put in an effort in that direction. Whether it will happen or not, there are a lot of extrinsic factors also that defines it. तो मुझे लगता है यार आप अपने एंड से एफर्ट डालो, काम करो, होगा नहीं होगा वो सॉर्टेड है। अगर आपका होना होगा वो चीज़ वो आप कर लोगे। अब कई बार लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं अपनी किस्मत खुद भी डिफाइन करता हूँ, किस्मत जैसा कुछ होता नहीं है। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हुज अ फर्म बिलीवर इन दिस थॉट कि मुझे अगर कोई जोश याद दे के बोले कि यार तेरी यू विल पास अवे एट अ नेक्स्ट डेट, तो मैं बोलता हूँ यार तू सामने खड़े हो जा, मैं ट्रक कभी चला देता हूँ, ये गारंटी मेरी। तो इनके कुछ नहीं बचा होगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ होता नहीं, बट आई थिंक सी अगेन द आइडिया इज आई थिंक यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू टेक रिस्क्स, एबिलिटी टू challenge the status quo, and just figure out avenues to learn something or the other. For sure it will help you somewhere or the other. वो अब आज नहीं आपको पता चलेगा, बट जब आप डॉट्स अपने हाथ से पीछे कनेक्ट करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज लगता था कि यार मैं HCL में मतलब जस्ट जंपिंग ऑफ द टेन्योर थोड़ा, जब मैं पीपल स्ट्रॉन्ग में इंटरव्यू के लिए आ रहा था, तो उस टाइम ना मैं जब HCL में होता था तो मुझे बहुत सारी टेक्निकल मीटिंग्स में द CIO -1 यूज्ड टू इंक्लूड मी। तो मेरा इंटरेस्ट होता था, मैं इंजीनियर भी अच्छा रहा, तो प्रोजेक्ट मिला नहीं, तो शी यूज्ड टू इंक्लूड मी इन अ लॉट ऑफ डिस्कशंस फॉर इंटीग्रेशंस, कॉम्प्लेक्स डेटा माइग्रेशंस, कैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें करना था सारा इम्प्लीमेंटेशन वगैरह फॉर कनेक्सा एंड सक्सेस फैक्टर्स ऑल्सो वी पिक्ड अप दैट टाइम। तो कोइंसिडेंटली मैंने केम हियर ना, मुझे लगा कि आई थिंक जब मैं तब उनके साथ करता था मुझे लगता है मुझे क्यों सिखा रहे हो, मतलब MBA हूँ वो भी HR में, ये मेरा काम क्या है करने के लिए। बट अगर मैं आज बैठ के इफ आई एम हेडिंग द प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन पीपल स्ट्रॉन्ग, आज अगर मैं रेफर बैक करता हूँ ना, आई थिंक दैट इज वन नॉलेज दैट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस दैट 10 साल पहले जब मैं पीपल स्ट्रॉन्ग में इंटरव्यू के लिए आया था ना, एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस विद विच आई वाज एबल टू आंसर क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशंस और डेटा माइग्रेशंस, नॉट हाउ टू कोड आइडली बट हाउ प्रिंसिपली दे आर वर्किंग, हाउ दे आर अलाइंड। आई थिंक नाउ आई फील कि यार अगर वो नहीं होता तो शायद मैं सिलेक्ट ना होता आज। सो इट इज़ ईजी टू कनेक्ट द डॉट्स ऑलवेज बैकवर्ड्स रादर देन फोकसिंग ऑन इट कि यार मैं आगे कैसे जाना चाहते हो। एंड ऑनेस्टली आई थिंक उसके बाद भी करियर में मैंने बहुत रोल्स बदले हैं, वील कवर दैट इवेंचुअली फॉर ऑल ऑफ अस आइडली, बट आई थिंक मुझे लगता है कि आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए। वो विजन इज नॉट रिलेटेड टू योर टिपिकली जॉब्स, विजन शुड नॉट बी रिलेटेड टू योर, हाउ आई विल से इट एज, कई बार लोग बोलते हैं ना कि मेरा, कई लोग मतलब जो थोड़े जूनियर है, आई थिंक आपको मिड लेवल वाले भी वैसे मिलेंगे कि यार मेरा विजन है कि मुझे एक CHRO बनना है, या मेरा विजन है मुझे एक CTO बनना है। आई थिंक है ना बहुत पॉइंट इन टाइम विजन्स हैं, ये आपके रोल्स डेजिग्नेशन है। मैं आज आपको CTO की डेजिग्नेशन देता हूँ, खुश हो जाते हो। आई थिंक दिस इज टू शॉर्ट टर्म,
until unless but you have a clear vision, I think that is the only time you will be able to connect the dots and figure out. And I think मुझे लगता है यार जितना हम सबका करियर होता है ऑन एन एवरेज एक बच्चा अब मानो 22-23 साल में तो नौकरी करना शुरू हो ही जाता है एंड एक प्राइवेट कंपनी में एज 58 का रिटायरमेंट आप आज की डेट पे मान के चलो सो यू हैव गॉट गुड 35 इयर्स एक कंपनी में इफ़ यू आर अ डिसेंट परफॉर्मर किसी भी कंपनी में 17 से ऊपर तो डेजिग्नेशंस होती नहीं लेवल्स आप हर साल एंड इफ़ यू आर अ गुड परफॉर्मर हर साल हर दूसरे साल अगर आप प्रमोट होते हो तो एवरीबडी मे लैंड अप टू दैट टॉप लेवल टेक्निकली इट इज पॉसिबल नाउ देयर इज अ फाइट दैट हैपेंस बिटवीन मल्टीपल पीपल एंड देन यू हैव टू पिरामिड है हाँ वो पिरामिड है वो आपको वहाँ आपको एक अपने आप को एज प्रूव करना पड़ता है बट आई थिंक उस एज के लिए ना आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पहुँचना है ना तो शायद रास्ता आइडियल एक स्ट्रेट लाइन है बट टिल द टाइम यू आर एबल टू कार्व आउट अ पाथ एंड नॉट जस्ट गो इन टू अ डिफरेंट वेक्टर डायरेक्शन आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन अगर मैं आज देखता हूँ इफ आई सी माई सेल्फ इन टाइम टू कम एज समबडी whom people look up to in the HR tech world, right? I don't aim to be a CHRO for any company. But ये मेरा aim नहीं है मतलब क्या ये चीज़ वो है जो मुझे मिलेगी तो मैं उसके बाद I'll be too satisfied? The answer could be no. हाँ but I would want to be an influencer in the HR tech. I would want somebody to be perhaps a tech evangelist. That is what I aspire to be. अब वो tech evangelist ना कोई definition नहीं है कोई designation भी नहीं है बट द स्टेप दैट आई डू आई ट्राई एंड फिगर आउट कि यार मेरे उस विजन में वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं शायद मेरा स्टेप पहले ऐसे था अब वो स्टेप में लेटर से क्योंकि मैंने बहुत डिफरेंट रोल्स करे बट आई थिंक दे हैव ऑल एडेड अप टू गिविंग मी दैट डिफरेंट एक्सपोजर इन द डिफरेंट लाइफ साइकिल तो शायद मैं जब सोचता था तो पाथ फ्रॉम ए टू बी ये होता था बट आई थिंक ए टू बी के बीच में ना बहुत सारे अल्फाबेट्स मुझे और चलने पड़े हैं बट आई थिंक कोइंसिडेंटली दे हैव एडेड So the only thing that you have to figure out is the step that you take technically or mathematically should be or physically from a physics concept if the vector is aligned I think it works out for you that's okay it may take a bit more time तो इसी पे फिर अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आज के टाइम पे जो हमारे यंग लीडर्स बन रहे हैं ठीक है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं 2-3 चीज़ों के ऊपर कहीं तो इसलिए जैसे ये मैं अपने हर पॉडकास्ट में एक टॉपिक लेके आता हूँ कि जैसे आपके एक्सपीरियंस से मैं देख रहा हूँ यू नेवर चोज मनी ओवर अपॉर्चुनिटी ओवर और लर्निंग वाला फेज राइट बट आज के टाइम पे ऐसा है राइट क्या आपको लगता है कि 90s में जो पैदा होना और 80s में पैदा होना जो आपके लिए कर गया क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक नहीं होता था इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे आज के टाइम के जनरेशन में कुछ गैप दिखता है आपको उस चीज़ में कि जो आप कर गए और जो आपने एक्सपीरियंस अपना बताया और आपने मतलब यू हैड गुड हैबिट्स यू हैड अ विजन आप जाते गए उस साइड पे पर आज के टाइम पे लोग इतने मोटिवेटेड नहीं हैं मतलब उनको ऐसा है कि अगर कॉलेज से निकले हैं तो यार ये तो पैसा मिलना ही चाहिए अदरवाइज तो हम नहीं मतलब कहीं और देखते हैं फिर मतलब वो एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी को स्टार्टिंग ईयर्स में भी छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज मतलब वो ऑनेस्टली आपने बोलना बेंच पे बैठ के खुश हैं वो बेंच पे बैठ के खुश हैं कि अगर उनको पैसा मिल रहा है पर वो एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी को वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे बट मेरे को जब कोई ये क्वेश्चन मेरे से पूछता है ना मैं उसको कहीं ना कहीं ये बोलता हूँ कि यार आज के टाइम में ना जनरेशन बड़ी डिफरेंट है जब मैं छोटा था या जब मैं एक कंपनी में आया ना मेरे लिए बहुत डिफरेंट माइंडसेट था जब मैं एक कंपनी में आया मुझे पैसा नहीं दिखता था मुझे दिखता था भाई मेरे को बस सिखा दो मुझे बस सब सिखा दो जो इस कंपनी में मैं सीख सकता हूँ मैं सब सीख लूँ है ना पर आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा छोटा चंक रह गया है लोगों का जो ऐसा माइंडसेट होल्ड करते हैं ज़्यादातर जो हैं वो स्विच कर रहे हैं पैसे के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ हेल्प करेगी कि नहीं है ना उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है यार सी आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्टर बिकॉज जिस तरीके से जनरेशन चल रहा है आगे आई थिंक ये एक फैक्ट ऑफ द मैटर है सो आई थिंक दो चीज़ें हैं एक आई फील के पीपल शुड ऑब्वियसली चेंज देयर माइंड सेट सेकेंडली बट बिकॉज दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ एंड द फैक्ट द वे the world is moving towards, I think organizations also should take a very conscious aspect of how do you manage this kind of a workforce. I think advice to
पीपल इज फॉर श्योर यार कि आपको सी टुडे आई थिंक एंड दिस इज ऑल्सो डिबेट दैट पीपल फील कि यार कितना सीखना है. आई थिंक मुझे लगता है कि लोगों को जो इनिशियल टाइम ऑफ द करियर है दे शुड आइडली फोकस ऑन लर्निंग द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड यार इफ यू चेक आउट टुडेज जनरेशन, ऐसा नहीं है मैं कोई ज़्यादा पीछे भी नहीं हूँ आज वाली जनरेशन से, बट people are all active on social media. They still follow people, but I think their mode of learning and their ways of attracting them has changed. I think companies, because a lot of companies who struggle here are that is also because the leadership there is still pro towards the Gen X and the Gen Ys working with them. And you will find a lot of companies still have this kind of a workforce, apart from the ones which are the new age companies आज की डेट में. So I think एक चीज़ तो for sure है that companies should figure out that this generation looks out for motivation. They'll be ready to put in their 100% provided they are motivated or they are aligned to the needs that they would want to be fulfilled. Now for example here, if I mean there are people, there are friends, not rather friends but juniors whom I've seen के people look out for avenues के जहाँ पे ना company gives them a lot of focus on social media, or if they can play that role actively, that they are the voice on the market side of it. There are people who look out for on-site opportunities. There are people who look out for कि यार कंपनी में ना मैं इस कंपनी को ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ना ज्वाइन करते सारा आईफोन और मैकबुक दे देती है. बट दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स आई थिंक पीपल. ऑब्वियसली थोड़ा एटीट्यूड में चेंज जो लोगों को करना चाहिए वो फॉर श्योर ये है कि यार आपको एक टाइम फ्रेम है आपकी लाइफ का, until unless you have enough within your pocket from your parental income, you're more than happy to choose your career. But if you don't have it, I think the initial years are your building years. Somebody should focus there. People should ideally put in those additional efforts to ideally learn out things. And trust me, I think if you put in this effort now, it generally reaps up your benefits later on. So I think people should for sure. I think my only humble request to the audience would be that do in the initial years, that will help you to grow. That will also help you to have a strong foundation, and in the end eventually it will help you to have a good career for yourself and perhaps your dependents later on, depending on how you choose your life to be. But I think that's how it will help. And I think the same input to the organizations, you have to be flexible to today's ways of working. People appreciate work from home. Obviously you should have control. And I think this is one of the reasons कि यार मुझे लगता है कि मैं मेरे हिसाब से मैं टीम के लिए अच्छा करता हूँ, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था. एटलीस्ट आई गिव देम दैट फ्रीडम. इफ एंड आई थिंक सी हर एक के लाइफ स्पैन में ना एक बहुत डिफरेंट मोटिवेशन फैक्टर होता है. शायद एक कॉलेज पास आउट के लिए इनोवेशन या मैं बोलूँगा कि कंपनी दैट गिव्स फ्रीडम वो अट्रैक्शन पॉइंट है, या समथिंग लाइक अ मैकबुक मिलना. थोड़ा जब आप बढ़ते हो इन योर करियर, शायद आपको कंपनीज वो पसंद आती हैं जो थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दें, बिकॉज यू विल एंटर इनटू अ फैमिली लाइफ, यू माइट गेट मैरिड, यू माइट हैव किड्स. आपको मैकबुक खुश नहीं करेगा, बट आपको एक अच्छा वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी और एक लीव पॉलिसी ज़रूर करेगा. व्हेन यू ग्रो अप फर्दर, शायद आपको वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए, इट्स अ मैच्योर रिलेशन, इट्स वर्किंग फाइन, बट आपको वहाँ हेल्प करेगा शायद जहाँ पे कंपनीज इंश्योरेंसेज, हेल्थ पे फोकस करती हो, फिटनेस पे फोकस करती हो. सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एंड ट्राई एंड गिव देम अ कंप्लीट रिवॉर्ड्स पैकेज फॉर एवरी इंडिविजुअल. I think it's not about compensation any longer. That is just one part, but I think it's the overall rewards package of how you create the environment or give that offer to an individual looking at that employee's preference. Very well said. I think ये पुट टुगेदर है वो जो काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि यार अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो ये आइडियल वर्ल्ड है जो आप बता रहे हो. आई नो यार, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं रीसेंट केस बताता हूँ.
मुझे बड़ा मज़ा आता है समाओ मैकबुक पे काम करके क्योंकि वो फास्ट है, ठीक है, वो स्लोनेस नहीं है, खोलो तो 15 मिनट नहीं लगते बूट होने में। मैंने लास्ट वीक का डिस्कशन है, आई वाज हैविंग अ वर्ड इन माय आईटी हेड के सर सुना है नए लैपटॉप आए, मेरा ही बदल दो। ऐसा नहीं मेरे पास मैकबुक नहीं है, अभी भी है, बट वो एक फीलर है कि बदल दो यार। सब मुझे वो मोटिवेट कर रहा है, मतलब मुझे कल को बोलोगे कि यार वो मुझे ना बहुत खुशी दे देगा शायद। एंड इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि लोगों को लिए ये फैक्टर नहीं, कई लोगों को लगता है यार कैसी बातें हैं, बट आई थिंक दीज आर वेरी स्मॉल एलिमेंट्स दैट पीपल टुडे फोकस ऑन। Figure out somehow. I used to have this friend of mine who started off her career in Zomato, and this is when 10 years back. Zomato used to operate out of a farmhouse in Chhatarpur. अब think about a person who's joining 10 years back from today, given a MacBook Air to work on. उसका ट्रैक्शन लेवल देखो कितना अमेजिंग है यार। वो कहता है यार मतलब ये तो इतने महंगे लैपटॉप है, कहीं मिलते नहीं। थिंक अबाउट द लॉयल्टी दैट पर्सन वुड हैव फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और द मोटिवेशन। शायद 10 साल पहले वो सेम ही एज ग्रुप है यार, आपके मेरे जैसे वाला सेम एज ग्रुप है, ज़्यादा कोई फर्क है नहीं। बट फिगर आउट द वे हाउ अट्रैक्शन वर्कड देयर। शायद लोगों के लिए मैकबुक काम करता है। आई हैव सीन पीपल, मतलब ऑनेस्टली आई नॉट नेम पीपल दो, बट आई हैव सीन पीपल जो कहते हैं कि सर मैकबुक मेरे पास होता ना, फिर कराया करो काम मेरे से। मुझे लगता है भाई वही चल रहा है उसके अंदर। बट ठीक है, आई थिंक लोगों के अपने अपने मोटिवेटिंग फैक्टर, बट दिस इज वेयर टोटल रिवॉर्ड्स एस्पेक्ट कम्स इन पिक्चर। आपको समझना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को, एक कंपनी को, एंड एम्प्लॉयज को भी समझना पड़ेगा कि इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन स्टिल ट्रस्ट्स ऑन यू। देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट और स्किल्स। आप नहीं करोगे कोई और आ जाएगा। आप करोगे तो शायद जितना रीपे आपको आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, आई थिंक वो आपको कोई और भी नहीं करेगा। सो आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। बिल्कुल। तो अब मैं आपके अंदर के जो एक SVP है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उससे बात करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हम अब थोड़ा सा ना लीडरशिप के ऊपर और लर्निंग के कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो स्टार्ट में ऐसे करूँगा कि दक्ष, हाउ डू यू एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म अ गुड प्रोडक्ट? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक ये शायद कैप्शन हो सकता है हमारे वीडियो का, बट हाउ डू यू एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म अ गुड प्रोडक्ट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बट बहुत डीप इनसाइट्स होती हैं कई लोगों के पास इस बारे में। सी आई थिंक कुछ चीज़ें, आई थिंक 2-3 चीज़ें मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक, यू शुड हैव अ क्लियर बिजनेस प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर। अगर आपके पास एक बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप योर प्रोडक्ट मे नॉट बी दैट अट्रैक्टिव। ठीक है, बाकी चीज़ों पे बाद में आते हैं कि कैसे आप मार्केट स्टडी करते हो एंड स्टफ, बट इट शुड हैव अ जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग फॉर। एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव अ जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम? तो आई थिंक फिगर आउट थिंग्स जहाँ पे चीज़ें आपको लगता है कि is leading to operational inefficiencies, is leading to inconsistencies, is leading to experience problems, शायद hassles. Let us think of आप एग्जाम्पल देते हो, ये जो कोविड के टाइम पे ये बॉट्स चले थे, क्लीनिंग बॉट्स, राइट? MI ने निकाला, इको डॉट करके, नहीं इको डॉट कह रहा हूँ सॉरी, evax करके आया, बहुत सारी कंपनीज ने निकाले। I think the problem statement was very clear and somebody was opportunist enough to figure that out. लोग आप बाहर से बुला नहीं सकते घर पे, खुद करना टाइम लगेगा, ऑफिस तो बंद हो नहीं रहे, काम आपको करना है, इतनी मेहनत कौन करे जाके, कौन बैठ बैठ के पोछे मारे। तो the idea was it had an impact on your experience, it had an impact on your time, it had an impact on, let us say, if you chose not to do, or perhaps your health. So the idea is just figure out ways wherein, or avenues wherein these areas can come up, and that is where you can figure out that there is a need for doing something. Think of a product perhaps for somebody like a biryani wala also. If you think in an area you don't get good biryani, that's a good need of a product like biryani to be there, because आपके पास उस area में foodies हैं,
People work in organizations. People have love for biryanis, despite of the fact that you join gyms and do whatever you want. People have the selling power, but you don't have a great taste available. Right? You are still solving that problem. So I think that is something that you should look into on when you say what is the business problem. But I think when you know the business problem, I think the next step that comes out is to know your market, what you're trying to solve for. You should know how is the competition there, what are your competitors, what do they have, what is your USP, why would a person come to you and not to the competitor or the any other restaurant who's either offering you the same bot or the biryani. What is the differentiating factor or the USP, and then the idea is how do you position it, right? It could be the way you may say is कि यार you may want to have so sometimes ना आप कभी देखना वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है एक दाल मखनी या एक दाल किसी भी जगह पे मिलती है, राइट? सेम ही दाल होती है, बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, इंग्रेडिएंट्स भी मोर और लेस 80% ऑफ इट सेम होंगे, बट कई बार लोग बोलते हैं, कई बार हमने भी सोना होगा बात करते हैं, मुझे ना ढाबे वाली दाल खाने का मन है. आई थिंक दैट इज हाउ यू पोजिशन इट, कि आप उस चीज़ को कैसे रिलेट कराते हो, कि किस तरीके से पीपल आर एबल टू, when you think about dal or when you think about that product, where do you relate to? I think that's how you position it. I think these are the things that you think, and I think always try and push your boundaries. Don't think about restrictions while thinking about there could be 100 challenges that you may face by saying कि यार ये product करेंगे तो इसमें यहाँ अटकेंगे, वहाँ अटकेंगे. But I think it's always good to test the water yourself rather than just going on predefined notions that people carry or the market even carries. It's good, take that as an input. Your probability of success may be evaluated, but the only thing that you'll realize the fact is when your product touches the ground, could be an MVP version, but the time it touches the ground, I think that is where you will only relate to it whether you're able to solve for the problem or not. दक्ष, इसके बीच में ना एक चीज़ जो मैं और पूछना चाहूँगा ना, जो मेरे को लग रहा है कि अभी इसमें मेरे को एक और चीज़ जाननी है, वो ये है कि अगर आज के टाइम पे आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, हर प्रोडक्ट का आइडिया जब किसी के दिमाग में आता है ना, उसको लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया, ठीक है. हाउ डू यू टेस्ट द वाटर्स? आपने एक चीज़ बोली कि टेस्ट द वाटर करो, उसको करो. पहले तो कैसे पता करें कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में वायबल है भी कि नहीं मार्केट के लिए, और दूसरा जब हमने एक MVP आपने बोला बना लिया है, ठीक है, अब वो MVP को लॉन्च कैसे करें? क्योंकि फॉर एग्जांपल आई आल्सो डिड अ स्टार्टअप, ठीक है, कुछ साल पहले. उसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया था, अब हमने टेक्निकली सब कुछ बहुत फाड़ बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है. अब उसको जब हमने लाइव किया, हमारे पास ना एक बड़ा चैलेंज आया कि यार ये हम लोगों तक पहुंचाएं कैसे. मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने डाल दिया, थोड़ा सा लोगों को बोला यार अपने नोन्स को आसपास जो दिखता था कि यार डाउनलोड कर लो, पर वो एक बूम कैसे क्रिएट करे. जैसे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपने जिन कंपनीज में काम किया है, दीज आर वेरी रिप्यूटेड कंपनीज जिनका नाम बहुत लोग जानते हैं. तो वो एक स्टार्टिंग पुश कैसे दें अपने प्रोडक्ट को, आप टेस्टिंग द वाटर्स करने के बाद, एक प्रोडक्ट का MVP रेडी करने के बाद वो मार्केट कैसे अप्रोच करें? सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज कि आपका क्या प्रॉब्लम वैलिड है या नहीं है. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वन शुड बी एबल टू इवैल्यूएट. यू शुड ट्राई एंड डू मल्टीपल फोरम्स, गेटिंग टू नो योर कस्टमर मोर टू फिगर आउट वेदर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपने डिफाइन किया है या जो आपको लगता है, क्या वो लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है जिस मार्केट सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो. ना अगर आप बोलो कि एक HR टेक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो वन शुड फिगर आउट कि यार अगर let us say there are players and still you are figuring out to enter into that world, the idea is you should figure out कि यार ऐसा क्या है जो आपको लगा बहुत यूनिक है और शायद जितने प्रोडक्ट्स और मार्केट में वो सॉल्व नहीं करते, बिकॉज यही आप अपना एक डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट लेके आओगे. नाउ इट कुड बी द पेस, could be user experience, could be design, could be the cost, could be the scalable angle, could be security, could be compliance, and there could be multiple factors, right? जिस वजह से आप, तो I think the first thing is कि आपको अगर पता है प्रॉब्लम है क्या, it is good to do a validation
and a continuous validation till the time you are building the product. Are you still on the right track? And what is that thing? Because see, the world is also changing today. One, you have to be agile enough to operate on the product that you are working on, because अगर आपने आज कुछ requirement लिया या समझा या problem statement समझा, शायद वो आपके 6 महीने के लॉन्च पीरियड में शायद उसके बीच में कुछ और सॉल्यूशन आ गए होंगे, तो शायद आपका वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज इट इज ना रह जाए. सो वन, यू हैव टू बी अजाइल एनफ एंड क्विक एनफ टू फिगर आउट दैट हाउ सून कैन यू एंटर दैट मार्केट एंड सॉल्व फॉर दैट प्रॉब्लम. आई थिंक जब आप ये करते हो तो आई थिंक उसके लिए द फर्स्ट थिंग इज यू शुड डू अ वैलिडेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. डोंट वेट फॉर एन MVP टू हैपन. कैन यू क्रिएट अ कॉन्सेप्ट नोट एंड डिस्कस इट विद a core forum that you want to create for yourself? Could be some customers, could be some people who are your value wishers or well wishers. Speak to them to understand कि यार ये problem है, ये मेरा concept note है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है. I think that is where that validation first comes in. Once you're done with it, start creating wireframes, start creating some prototypes around it. Again, don't wait for the product to hit the market. Try when you do that stuff, go to those people, ask them, this is how you are trying to do, what is your inspiration, why this screen. There will be multiple iterations that will happen. Incorporate that feedback so that people feel that yes, you are listening to them. Well, now there are formal terminologies of doing A/B testing, AA testing. ये सब formal frameworks है जो आप कर सकते हो with time ideally, but I think the fundamental is gain that input as early as possible, and at every stage. This is, and I think अगर मैं उसे simplify करूँ ना, एक project management का एक बहुत simple fundamental होता है of driving change. And from a product perspective also, I feel कि ये जो driving change concept है ना, in terms of doing a launch, they are very much interlinked to each other. पीपल फील के यार एक भी बहुत कॉमन है. आई थिंक जैसे अभी आपने अपना भी एग्जांपल बताया कि यार मैंने ना प्रोजेक्ट का गो लाइव किया और प्रोजेक्ट अडॉप्ट नहीं हुआ. मैंने प्रोडक्ट डेव किया, लॉन्च किया, बट वो अडॉप्ट नहीं हुआ. आई थिंक पीपल इन दिस हरी समटाइम्स ट्राई एंड फॉरगेट द कॉन्सेप्ट के द चेंज और अडॉप्शन स्टार्ट्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे. So for your every action, if you are able to drive that adoption, drive that validation, include the right stakeholders, seek input, always focus on again the problem that you are solving for, so that all of your inputs are aligning towards that problem statement, I think you will be able to do well. And that is how I tell my entire team also, that अगर आप कोई एक enhancement करते हो, डोंट कम बैक टू मी जस्ट बाय सेइंग कि यार ये एनहेंसमेंट करना है क्योंकि ना हमें ये फीचर अच्छा लग रहा है. आई थिंक कम बैक टू मी विद सम डेटा पॉइंट्स. क्या ये किसी कस्टमर की आस्क है, कि अगर है तो कितनों की आस्क है. हम इससे, अगर आप मुझे अपना प्रीवियस एग्जांपल से बताओ तो कल को लेटर से फॉर द लास्ट 6 months 8 months ये आस्क अगर आई तो कितने तरीकों से क्या इम्पैक्ट हुआ, एफर्ट पे हुआ, क्या हमें चीज़ें मैनुअली करनी पड़ी लोगों को, क्या इस वजह से the experience got dropped, क्या आपका NPS impact हुआ, क्या आपका CSAT impact हुआ. I think that is where these are different forums to figure out what is the pain of the customer and what you are trying for, whether it will work or not. And how, so ऐसा तो आपके साथ भी नहीं हुआ होगा कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया वो हमेशा चला, है ना. कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई प्रोडक्ट बनाया जो उससे एक्सपेक्टेशन थी वो वैसा परफॉर्म नहीं किया. हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? हाउ डू यू हैंडल दैट प्रोडक्ट कि अब बहुत एफर्ट लग चुका है ना, क्योंकि अब जिन कंपनीज में हम काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी कोई ऐसे छोटी छोटी तो होती नहीं है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो अब इतने दिन मैंडेज लगा के वो चीज़ बनी है, कॉस्ट लगी है, इंफ्रा लगा है, पैसे लगे हैं, अब वो प्रोडक्ट वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो क्या करें, मतलब अब उस पर ही बेट करते रहें, उसी को सही करने की कोशिश करें. एक बार कर ली, 2 बार कर ली, वो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है आगे कर जाए पर नहीं पता ना. आई थिंक यू शुड फिगर आउट सबसे पहली चीज़ कि वो जो आइडिया था जिसके ऊपर आपने बेट किया, वो आइडिया कितना रेलेवेंट था. और उस आइडिया का आई थिंक जब आपने किया, लेटर से 6 महीने साल पहले जब भी आपने किया, उस टाइम पे उसका क्या वैल्यू था विज़ आज क्या है. क्योंकि आपने एक जर्नी ट्रैवर्स करी है 6 महीने 8 महीने 10 महीने की वॉट एवर, तब आपने एक आउटकम दिया.
आई थिंक अगर आपको लगता है, एंड दैट इज टोटली माई से, अगर आपको लगता है कि आज उसका इतना वैल्यू नहीं है, इट इज़ गुड टू टर्न दैट ऑफ एंड नॉट टू इन्वेस्ट फर्दर. आई थिंक इट्स द राइट कॉल. आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ वर्ल्ड इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड थिंग्स आर चेंजिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक ऑन वीक बेसिस. टेक तो जैसे इवॉल्व हो रहा है, आपको वैसे लगता है कि मैंने अगर एक हफ्ता आपने छोड़ दिया, अगले हफ्ते नया वर्जन ऑफ लैपटॉप आ जाएगा. फिर आपको एक फोमो होता रहेगा, अरे यार एक हफ्ता रुकता तो एक नया लैपटॉप ले आता. सो आई थिंक सेम गोज फॉर टेक साइड ऑफ इट. अगर आपको ये लगता है कि दैट यू आर एबल टू फोकस ऑन थिंग्स एंड द प्रॉब्लम स्टिल कंटिन्यूज, it is worthwhile investing and try and think what went wrong. But if you think that problem statement doesn't exist, I think just take up certain learnings from that. What went wrong? What could have done better? How early could have you evaluated this failure to happen? शायद आपने 12 महीने बाद किया, तब तक आप कुछ करोड़ रुपए लगा चुके थे उसके ऊपर. शायद आपने जल्दी कर लिया होता तो शायद करोड़ लगते, बट कम होता है, शायद 50% लगता, 60% यू कुड हैव स्टिल सेव्ड ऑन सर्टेन थिंग्स. बट शायद हम इमोशन में कई बार इतना कुछ कर जाते हैं उस टाइम में, वो उस हरी में या उस प्रेशर में, बट शायद वो जेन्युइनली प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता नहीं है. आई थिंक इट्स अबाउट क्रिएटिंग दैट, आइडेंटिफाइंग द ट्रू प्रॉब्लम विज अ TRP दैट इज बीइंग गोइंग अक्रॉस. बिल्कुल. तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि कई बार फेलियर्स की वजह से या सर्टन चीज़ों की वजह से आप पे प्रेशर भी बिल्ड हुआ होगा, है ना. एंड जिस लेवल पे आप हो, वो प्रेशर आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना होगा, राइट. हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है, ठीक है, यू कैन नॉट क्विट ऑब्वियसली. सो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर मी और फॉर द ऑडियंस कि यार वो एक बहुत स्ट्रेसफुल प्रेशर वाली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करा जाए? एक लंबी सांस लेके बैठ जाओ. देखो यार, जो हो चुका होता है ना, उसको तो अब आप कुछ कर नहीं सकते. अगर प्रोडक्ट आपने बोला आपका फेल किया, अगर आपको लगता है आपका क्लाइंट आपको प्रेशर दे रहा है, क्या बदल सकते हो? हाँ, सी आपके पास एक तरीका है, जैसे आप कह रहे थे नौकरी छोड़ दो. बट कितनी बार छोड़ोगे? क्या गारंटी है कि नेक्स्ट जगह जाओगे तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा? बिल्कुल. या क्या गारंटी है ऐसी जगह होगी तो अगला बॉस ऐसा नहीं मिलेगा? सो फोकस ऑन पैरामीटर्स दैट यू कैन कंट्रोल फ्रॉम योर ओन हैंड्स इज व्हाट आई फील. मुझे लगता है कि अगर मैं अपना काम करते हुए अगर मैं इतने पे फोकस कर सकता हूँ कि यार मेरे हाथ में ये है कि या मैं सिनेरियो को ठीक कर सकता हूँ बाय इधर मेकिंग सर्टेन मॉडिफिकेशंस ईदर इन माय स्टाइल ऑफ वर्किंग or my team style of working or perhaps the circle that I own up, right? तो मुझे लगता है आई थिंक उन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए. प्रेशर सिनेरियोज हर जगह पे रहते हैं. बिल्कुल. I have been myself a part of a customer facing team, a sales team, assisting them more in solutions. अभी प्रोडक्ट के कुछ भी फटता है तो लोग आगे गाली यही देते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट. कई बार मुझे लगता है लोग भूल जाते हैं यार 1.5 साल पहले थोड़ी करता था. मुझे तो दहेज में ही मिला है. तो बट आई थिंक द बेस्ट वे इज व्हाट हैज हैपेंड. फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग. getting that idly being agitated or spoiling your own mood will not help solve the problem either. The best way is to keep your patience, keep your calm, think from scratch. How would you solve for it? I think that's the only way of doing it. Some people use some pressure techniques के बॉल लेके क्रश किया, थोड़ी देर गाने सुन लिए. आई थिंक मेरा अगर बहुत ही ज़्यादा मूड खराब होता है तो मैं सो जाता हूँ 1 घंटा. मुझे लगता है कि स्लीप ओवर इट. मुझे लगता है कि 1 घंटा सो जाओ, सिनेरियो तो खराब है ही है, 1 घंटे में कुछ बदलेगा भी नहीं. अब सो जाओ, बट आप जब उठोगे ना वो एक फ्रेश माइंड से कई बार आप प्रॉब्लम को पिकअप करते हो. एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज रादर देन रिएक्टिंग यू शुड think, hold on to your emotions and then act upon things. I think that helps rather than just getting into a direct reaction. अब हम थोड़ा लास्ट पे अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसा टॉपिक भी खोलना चाहूँगा जो मेरा फेवरेट होता है पॉडकास्ट के अंदर. वील टॉक अबाउट मनी, राइट. सो मेरा बड़ा ही पहला क्वेश्चन ये यूजुअली होता है, व्हाट डज मनी मीन टू यू? हाउ डज यू फील अबाउट व्हाट फीलिंग्स डू यू हैव अबाउट मनी? एंड क्या आप अब उस पोजीशन पे हो जहाँ आप बोल रहे हो कि यार पैसा इनफ है?
एंड हाउ डू यू इन्वेस्ट? यार देखो, पैसा कभी भी एनफ नहीं होता है। ये फैक्ट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना पैसा आपको एक सेटिस्फाइड लाइफ दे सकता है। एंड सेटिस्फैक्शन का हर एक का अपना एक इंडेक्स है। क्या जब मेरी सैलरी अब से आधी होती थी तो क्या मेरे पास गाड़ी नहीं थी? घर भी था, मोबाइल भी था, लैपटॉप भी था, जूते भी थे, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, सब कुछ था। आज 2 गुना है तो भी यही है, कुछ नहीं बदला। घर शायद मेरे लिए तो चलो और एक ही है, मैं उसी घर में हूँ आज भी। सेविंग में भी ज़्यादा ट्रेंड में कुछ नहीं बदला है। बट आई थिंक लोगों ने ना, by earning more, people have started creating this hype of doing, of managing or linking money with their status. People try and show off more. मैं नहीं बोलूँगा कि सब लोग हैं, मैं भी कई जगहों पे कई बार कर जाता हूँ यार। बट आई थिंक वो मुझे लगता है कि यार अब शौक पूरा नहीं किया तो कब किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल, नॉट टू ब्रांड अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड, बट मैं बहुत पहले आई यूज टू वेयर कैंपस के शूज़, राइट? अमेजोन से ऑर्डर करने 700-800 रुपए के आ जाते हैं। अच्छे से अच्छा 1200, 1300, 1600 में तो आपको टॉप वर्जन मिल जाता है कैंपस का। जब मुझे लगा कि यार, देन आई फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड इनटू स्केचर्स, नो डाउट दे हैव एन अमेजिंग कंफर्ट एंड आई कीप ऑन वेयरिंग देम। मेरे पास मतलब टिपी टैप करो तो उसमें जितने कलर आएंगे मुझे आपको मेरे पास मिल जाएंगे वो। तो but I think when I've started wearing this, I think that this is the change that money makes, right? मैं शायद 1600 रुपए के जूते से 4000-5000 के जूते पे आया, बट शायद मैं पहले भी was I not comfortable? I think I was comfortable. क्या मेरे जूते वो प्रेजेंटेबल नहीं थे, बट वो शौक बड़ा मेरा। पहले मेरे पास फ़ोन पहले भी होता था, मैं एक एंड्रॉयड, मैंने ओप्पो भी यूज़ किया, बट आज मुझे आईफोन चाहिए, राइट? आपको ओप्पो वीवो भी मिलेगा आपको 30,000 में, 35,000 में, 40,000 में। अच्छा लेना 50,000 में मिल जाएगा यार, 1.25 लाख रुपए का आपको फ़ोन खरीदना है। बट आई थिंक द क्वेस्ट फॉर मनी नेवर एंड्स। बट देन people confuse this, या मैं कंफ्यूज तो आप पे छोड़ूंगा कि वो है कि नहीं, बट पीपल यूजुअली से कि यार सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना सेम चीज़ है। नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं। हाँ, सी, being successful is more whether you're content within yourself. It is more of contentment rather than earning money. Now, a question to you. मैं आपको आज 2 करोड़ देता हूँ, नीचे सोसाइटी में अपनी बिल्डिंग में बैठी है। आपका काम लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। जितने गेस्ट आएंगे खड़े होके सल्यूट करना है और टाइम के हिसाब से विश करना है। करेंगे? मैं स्टार्ट तो बहुत खुशी से करूँगा, मैं करूँगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जो एक टाइम के बाद रिपीटेटिव हो जाएगा, तो शायद मैं बोर हो जाऊँ। पर ऑब्वियसली अगर 2 करोड़ मिलेंगे तो मैं स्टार्ट तो हंसी खुशी करूँगा। करेक्ट। बट नोइंग के मेरे को जैसे 10 चीज़ें अलग करनी पसंद है, शायद मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में बोर हो जाऊँगा और तो फिर मेरे को 2 करोड़ नहीं दिखेगा। नहीं आया। हाँ, फिर मेरे को 2 करोड़ नहीं दिखेगा। करेक्ट। दैट इज व्हाट इज सेटिस्फैक्शन। मनी गिव्स यू हैप्पीनेस फॉर सम टाइम, वो आपको एक बड़ी गाड़ी लेने में हेल्प कर देगा, बट क्या वो लेके खुश हो जाते हो? आई थिंक सो। वन एडवाइस टू पीपल इज, आई थिंक यू शुड ट्राई एंड कीप दैट सेपरेट। Figure out how would you want to live your life and how money contributes to it. Money is not again the only thing that drives the life. यार अभी एग्जाम्पल और लेते हैं, not a good example to be taken, but COVID happened. People lost lives. Was there a guarantee that somebody who had a lot of money was saved? No. Were you content? Were you happy with that? The answer is no, right? So it's the same thing. Money is an important factor because it helps you to fulfill your desires. It won't be able to give you happiness from a perspective if you are sharing a bond with somebody close to you. Could be your wife, could be your friend. Money helps you buy that wine bottle, buy a whiskey bottle, buy a gift, but can't share that personal moment, right? So that is something that defines your happiness. That is what defines your success. How do you evaluate that? But yes, earning money is important, no questions.
आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ. व्हेन आई वाज इन HCL, जब मैं HR टेक देखता होता था तो सीनियर लीडरशिप हायरिंग होती थी. तो सीनियर लीडरशिप हायरिंग करो हम ATS में नहीं डालते थे, सीधा ऑनबोर्डिंग पोर्टल में डेटा जाता था क्योंकि सबको पता चल जाता था. तो एंड बिकॉज आई यूज्ड टू बी द सिस्टम एडमिन, वो डेटा मेरे थ्रू ही निकलता था. तो एंड वी हायर्ड अ वेरी सीनियर पर्सन, नॉट टू नेम दैट पर्सन, बट द फैक्ट वाज दैट पर्सन while he was joining was earning, and this is what 10-12 years back, at that time the person was earning some 2 CR, was offered 2 point something, was offered close to 3.5, and was joining. Now my question is, यार 2 करोड़ लेने के बाद कौन सी चाहत होती है ज़्यादा की? तो मुझे लगता है तो वॉज दैट पर्सन कंटेंट? द आंसर इज नो. क्या उसे बोलता कि यार आप सेम सैलरी दे दो मुझे ज्वाइन करोगे? शायद आप भी नहीं करोगे. सो यू ऑलवेज लुक अप टू, बिकॉज यू वुड वांट टू हैव सम बेसिक लेवल ऑफ इंक्रीज दैट पुट्स यू इन दैट वन एलिमेंट ऑफ योर सक्सेस दैट यू डिफाइन. आज आपके लिए सक्सेस है गाड़ी लेना है, कल आपके लिए सक्सेस गाड़ी लेना ही होगी, बट आपको लगेगा शायद थोड़ी लैविश गाड़ी ले लूँ. That is how these parameters change. But again, those two have a separate side. I think from a saving perspective ना, I believe somewhat कि करना चाहिए. मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे कभी ऐसे नहीं है कि बहुत रहे हो, मैंने बहुत प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट किया हो, nothing of that sort. But yes, try and invest. I think the motto should be that try and invest good 30 to 35% of your income. This could be in mutual funds, could be in gold, could be in property. You choose the way. Some people today, ये मेरे को बहुत, I think as recent as 6-8 महीने पहले ही पता चला, people have this habit of investing in luxury watches. मुझे नहीं पता था. मुझे लगता था आप Apple Watch ले लो, बहुत अच्छी है. But I think people do it. There are people who are known to me. एंड दे टेल मी, क्योंकि एक्चुअली मुझे उसी स्टोरी से पता चला. दे सेड कि यार मैंने घड़ी खरीदी थी एक 3-3.5 लाख. एक्चुअली मैं बड़े फन कॉन्वर्सेशन में बैठा था कि कितनी महंगी घड़ी आपका है. मुझे लगा मेरी एप्पल वॉच से महंगी क्या होगी किसी के पास. तो किसी ने बोला यार 2.25 लाख रुपए. मैं कहा 2.25 लाख रुपए? मैं कहा एक ज़माने में सेंट्रो आ जाती थी यार. तो मैंने कहा कब ली थी? एंड द पर्सन सेड इतने टाइम पहले ली थी. एंड देन मैंने वो मॉडल देखा और वो सर्च किया, एंड टुडे द प्राइस वाज 5.5. और सेकंड हैंड मार्केट में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रोलेक्स, उसका प्राइस और ज्यादा है, क्योंकि रोलेक्स आप ऐसे दुकान में जाके बाय नहीं ले सकते हो. तो आई थिंक व्हाट स्टार्ट डूइंग इट. यू शुड कीप अ गुड अमाउंट फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फैमिली. एंजॉय. आइडिया ये नहीं है कि आप कंजूस बनिए, ज़रूर स्पेंड करिए. अपने ऊपर ही नहीं करेंगे और किसके ऊपर कहाँ करेंगे. ज़रूर करिए, बट आई थिंक लिव योर लाइफ. बट द आइडिया इज, at least in country like India, wherein after an age you don't have benefits which are there, neither medically nor the schooling for your kids tomorrow, nothing is free, right? बाहर के देशों में तो आपको ये सब मिल जाता है. यहाँ टैक्स भी पूरा कटता है बट मिलता भी कुछ नहीं है उसके बाद. हमें कुछ नहीं मिलता. तो but I think the idea there is कि that is what it will help you with. But I think I only do some bit of mutual funds, some bit of saving in gold bonds. इतने पैसे आए नहीं कि मेरे एम्प्लॉयर के लिए है, इतने पैसे आए नहीं कि मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद लूँ. ठीक है. बढ़िया. मैंने एक और चीज़ नोटिस करी. आपके पास कुछ टैटूज हैं, राइट? तो व्हाट आर द स्टोरी बिहाइंड योर टैटूज? एंड मैं इसलिए मैं टैटू इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ को लेके कभी कांस्टेंट या परमानेंट नहीं हो पाऊंगा. तो हटवा लेना यार. तो हटते भी है. इंटेंट पहले फीलिंग दिखाओ. तो आप टैटू रिमूवल भी आता है. स्टोरी क्या है आपके टैटूज के पीछे? तो यार मेरा छोटा ब्रदर है, उसके पास है, ही हैज सम टैटू जो 3-4 उम्र छोटे छोटे हैं. उसने मॉम एंड डैड का डेट ऑफ बर्थ लिखवाया हुआ है. एंड उसकी वाइफ के साथ उसका एक एंगेजमेंट रिंग. एक्चुअली पहले मेरे भाई को रिंग्स और ये सब डालने की आदत नहीं है, तो फ्यूल सी में तो कड़ा भी उतार देता हूँ रात में. तो जस्ट फॉर आई थिंक हिज लव उसने वो रिंग का टैटू बनवा लिया है अपने पास. तो मेरा हमेशा मन करता था, मुझे पहले लगता था एक दिन मैं फिट होऊंगा,
अच्छी सी मस्कुलर बॉडी होगी फिर बनवाऊंगा टैटू। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना ज़्यादा आपकी बाजू मोटी होएगी स्क्वायर फीट बढ़ जाता है, आपको स्क्वायर इंच बढ़ जाता है, रेट भी महंगे हैं, तो मुझे लगा पतले में बनवा लो। बट आई थिंक मैंने अपने ब्रदर से पूछा कैसा एक्सपीरियंस है, तो ना उसने मुझे बोला कि भैया जैसे जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो एक मशीन ऐसे लगाता है, कहते जैसे ऐसे होता है ना ऐसे होता है, तो अपने हेडफोन्स डालना और पता नहीं चलेगा। मैंने मतलब एक्सपीरियंस पूछ रहा था कि मतलब फिर मैं सोचूंगा बनाना क्या है। तो मुझे लगा यार तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा सिंपल है। कहते तू अपना सीरीज ले जाइयो कोई ना कोई डाउनलोड करके नेटफ्लिक्स पे, तू देखता रहियो, वो अपना करता रहेगा टैटू। तो मुझे लगा मैं यार बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगा चलो टैटू आर्टिस्ट ढूंढते हैं। तो मैंने बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट वगैरह को फॉलो भी किया इंस्टा पे जस्ट टू चेक आउट किससे करवाना है। एंड देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम केम कि मुझे करवाना क्या चाहिए। तो पहले आपने सोचा आपको टैटू चाहिए, फिर आपने सोचा वो मेरा शौक था। अच्छा समझ गया। तो वो शौक था कि टैटू करवाना है। अब क्वेश्चन आया कि चलो करवाना तो है बट टैटू आर्टिस्ट में जाके बोलूँगा क्या कि क्या करना है। तो आई थिंक मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे एंड इससे रिलेटेड मैं दूसरे टैटू की स्टोरी पे आऊँगा थोड़ी देर में। तो एंड कोइंसिडेंटली आई थिंक ड्यूरिंग कोविड ना माय मॉम डैड बोथ पास्ड अवे। तो हमारे में होता है कि जब बच्चा होता है तो आप या तो उसका नाम जब रखते हो तो गुरु ग्रंथ साहब का जब वाक होता है तो उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप नाम सोचते हो। बट आई थिंक मुझे लगा कि यार मुझे नहीं ऐसा करना है, नॉट दैट आई एम नॉट रिलीजियस साइड पे, बट मुझे लगा कि आई थिंक आई नीड टू हैव अ डिफरेंट नेम। सो आई मेड माई किड्स नेम एज समृत। सविंदर वॉज माई मदर्स नेम, सो स वहाँ से आया, अमृत वॉज माई फादर्स नेम, सो वी मिक्सड दैट। And that is how that came across, and I thought कि यार I think rather than putting mom and dad का नाम, I said कि यार let me put my kid's name, and that is where the first tattoo came in, which is here. दर्द कितनी हुई वो तो मैं ही जानता हूँ, 9 घंटे लगे बनाने में इसे। तो वो एक अलग फन स्टोरी है। एंड देन पीछे अगर आप देखोगे तो बैंड के पीछे एक्चुअली दीज आर टाइगर की आईज। The idea was, at least the way my mom dad were, I thought I'll relate it there, and plus it was linking to my son only to say he's that fearless person. So that was the theme behind. Interesting story ये है कि जब मैं कराने बैठा तो मुझे याद मैं अराउंड 1:30 बजे करीब टैटू स्टूडियो पहुंचा था और 9:30 जब वो बंद हो रहा था तो मैं आखिरी गया हूँ बाहर। उस टाइम में क्योंकि पिच तो ऐसी थी कि हल्का 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 होता है, और भाई ने मुझे बोला कि भैया ना क्या होता है जब आप कराते हो ना तो ना अलग अलग टाइप के ब्रश होते हैं। वो भाई ने ब्रश बोले तो वो ब्रश होते हैं, हाँ मतलब वो नीडल वाले ब्रश होते हैं। तो ब्रश होते हैं, तो कहते भाई अगर तू बैंड कराएगा ना तो जब तू बैंड कराएगा ना यहाँ पे तो वो ना मोटा सा ब्रश होता है, वो ना एक बार ऐसे 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 करता चला जाता है तो और कलर ना भरता जाता है। तो मुझे लगा यार बड़ा सिंपल है ये तो मैं बैठा, तो सबसे पहले उसने वो टैटू का स्टेंसिल बनाया, फिर उसने आउटलाइन करी, आउटलाइन तक सब ठीक था। उसके बाद सर कहते हैं कि हम ना आगे वाला भरना शुरू करेंगे। मुझे लगा मैं उसने एक पेन निकाला जिसको मैं ब्रश समझ रहा था, उसके अंदर नीचे ना कोई 10 या 12 पिनें थी, इकट्ठी इकट्ठी लगी हुई थी वो। अब समझो ऑल पिन्स 12 इकट्ठी ऐसे करके लगा लो तो कैसे दिखती हैं आपको। ऐसा वो पेन निकला जिसके ऊपर लगाया, एंड इमेजिन द वे ही वॉज फीलिंग, इट वॉज दिस। आपने एक छोटे बच्चे को कभी पेज पे आपने कभी पेपर में गलती करी है तो आपने काटने की कोशिश करी है ना, या आप किसी को गिफ्ट देने जाते हो उसके ऊपर प्राइस टैग काटते हो, कैसे काटते हो कुछ ना दिखे, ऐसे भरा जाता है वो। और जो मेरी चीख निकली है वो, मतलब मैंने रिक्वेस्ट करके टैटू आर्टिस्ट को बोल के पिल्लो लिया जिसको मैंने बोला कि मेरे मुंह यूं करके रख दे कि मेरी आवाज़ ना निकले। तो ये फर्स्ट टाइम था मेरा। सेकंड, थैंक्स टू द फर्स्ट टैटू करवाना पड़ा मुझे, बट क्रेडिट गोज टू वन ऑफ माई कलीग्स इन ऑफिस, पावन। तो हम वी वर ट्रैवलिंग फॉर ऑन अ बिजनेस ट्रैवल, तो हम वीकेंड पे बैंगलोर थे एक्चुअली। तो हमारे पास दिन खाली था तो हम ऐसे ही बैठ के टैटूज एक्सप्लोर कर रहे थे। तो पावन ने एक दिन बोला कि चलो मैं आई विल स्पॉन्सर योर टैटू। तो आई सेड ओके। तो यहाँ ये तो आया स्पॉन्सरिंग, तो बजट आ गया, जनरली टैटू महंगे ही बड़े होते हैं। तो मुझे लगा बजट सॉर्ट हो गया। अब क्या हुआ, जब मैंने पहला टैटू बनवा लिया तो घर में जेलसी हुई
ये जनाब तो बाद में आए हैं, मैं पहले हूँ, मेरा कहाँ है। ये जेलेसी ऐसे हुई कि ऑफिस तक पहुंची। बॉस ने भी पूछना शुरू किया, ये तो गलत बात है, तुमने एक करवाया। मैं क्या, तुमने सैलरी दी नहीं मेरे को ज्यादा कि मैं दूसरा करा लूं पहले। तो दिस इज व्हाट लेड टू द सेकंड टैटू। थोड़ा टाइम भी कम लगा, बट इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट। अब क्या, और मुझे लगा कि लर्निंग ये है कि ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, तो मैंने बैंड तो बनवाया, बट वो खाली बैंड है थोड़ा। बट दैट इज हाउ द सेकंड टैटू हैपेंड। आई थिंक अभी मन तो है मेरा और 2 करवाने का। एक सोचा था काफ़ी कॉम्प्लेक्स, फिर मैंने एलियंस टैटू को रीच आउट किया, तो उन्होंने बोला 70,000 लगेंगे। तो मुझे लगा यार इसके लिए तो फंडिंग इकट्ठी करनी पड़ेगी। लोगों को बोलना पड़ेगा बर्थडे आ रहा है तो आप धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करिए फॉर अ सोशल कॉज। आप ऐसी बात कर रहे हैं, सही है। नहीं, बट आई थिंक टैटू इज अ गुड एडिक्शन यार। अगर आप करवाते हो, आपको ना जब तक फर्स्ट टाइम होता है ना, नो डाउट दर्द होती है। मैंने सेकंड भी कराया, इसमें 4.5 घंटे लगे। दर्द तब भी हुई। हाथ इसमें तो इतना मोटा हो गया था जितनी अभी आपको शर्ट के साइज से दिख रहा है। इसमें थोड़ा कम हुआ, बट बहुत लगी। बट कराओ, बट जब आप फर्स्ट करा लेते हो, मतलब यू फील लाइक के अभी तो हम नॉन स्टॉप करा लो। उस दर्द का एक अपना फन है। तो आई रिकमेंड कराओ। कमिटमेंट हट जाती है बाद में। हम इनपुट दे देंगे अभी आपके घर पे। ठीक है। ठीक है, तो बस लास्ट इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए मैं यही पूछना चाहता हूँ, दक्ष, ग्रैटिट्यूड है लाइफ को लेके? यार हाँ, मतलब आई थिंक व्हाट आई हैव, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम कंटेन्ड विद इट। अगेन, शौक का कोई एंड नहीं होता है। बट आई थिंक यार द वे वेयर आई एम टुडे, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स और माय मेंटर्स और माय बॉसेस who have at least trusted me, given me those opportunities for me to take certain decisions, take certain calls, given the trust to me to say that कि हाँ ये लड़का ठीक जगह लेके जाएगा या ठीक एक्शन लेगा। आई थिंक अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। शायद मैंने अपफ्रंट तो कभी किसी को नहीं बोला होगा ऐसे। वो एक फॉर्मेलिटी के लिए मेल आती है प्रमोशन की, तो आप थैंक यू तो लिख ही देते हो। बट आई थिंक जेन्युइनली, मतलब मुझे लगता है कि एटलीस्ट मुझे 10 साल हो जाएंगे पीपल स्ट्रॉन्ग में। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ trusted me in a lot of areas, starting from the CEO to the last employee as well. I think, but thanks a lot for showing that trust. I hope I'm able to live up to the expectation. बाकी घर वाले तो हैं ही हैं यार, जो बेचारे करते ही हैं ट्रस्ट, अभी चल रहा होता है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू दक्ष। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।